What's going on everyone? वैसे तो पूरे इंडिया में पिछले 2-3 महीने से क्रिकेट का फीवर चल रहा है। पहले एशिया कप, देन वर्ल्ड कप, देन आईपीएल ऑक्शन एंड नाउ आईपीएल फीवर, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट उसी बीच पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है, और जो आज मेरे गेस्ट हैं अर्जुन भाई, वो उस पर थोड़ा और ज्यादा रोशनी मार पाएंगे कि यार द एमएमए फीवर इज रियली कैचिंग अप इन द कंट्री सिंस द डेब्यू ऑफ अंशुल जुबली स्पेसिफिकली, एंड उसके बाद से द व्यूवरशिप हैज गॉन अप। आई मीन मेरे भी एमएमए वीडियोस चल गए थे, सो आई विल टेक दैट। मेरा भी न्यू चैनल ग्रो हो रहा है, सो आई विल टेक दैट अगेन। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड जिस तरीके से कबड्डी, फुटबॉल, एवरीथिंग इज ऑन द राइज सिंस नीरज चोपड़ा, everything, the Olympics, and where do you see MMA going in the country, and are you happy with the progress, Arjun bhai? Okay, first off, नमस्कार, my name is Arjun Pulkatti. Thank you, Sufyan, for having me on your show. मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में. Okay, so first देखिए, first question आपने कितने questions पूछे ये बीच में. MMA तो मेरे हिसाब से MMA पिछले 10 साल से, अभी मैं बिगिनिंग में आया था 12 में. I was started my career as a commentator when जब राज कुंद्रा का शो था, ये जब सुपर फाइट लीग शुरुआत हुई थी. So वो टाइम से मैं देख रहा हूँ इंडियन फाइटर्स काफी थे, पर किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, किसी को चांस नहीं मिला. और ये हमारे देश में मोस्टली बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री, कॉमनवेल्थ गेम्स में विक्ट्री और ओलंपिक्स में सक्सेस, रेसलिंग और बॉक्सिंग पे ज्यादा ध्यान था इन टर्म्स ऑफ फाइट स्पोर्ट्स, यू नो. और पीपल डोंट नो कि एमएमए में, मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर रेसलिंग और बॉक्सिंग का यूज काफी होता है. रेसलिंग इज अ वेरी गुड बेस फॉर एमएमए. एंड वो टाइम से मैं देख रहा हूँ कि वो वो ग्रोथ होती जा रहा है. और एक बार सुपर फाइट लीग आ गया था इंडिया में, एमएमए एक्सप्लोडेड, बट फिर वापस वो शांत हो गया. पर जैसे आपने कहा, व्हेन सिंस अंशुल जुबली गॉट इनटू द यूएफसी, वन द रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट, और उसके बाद उसने डेब्यू किया, लोग पागल हो गए. Because everybody wants to be like, and Ritu bhi has now no, Ritu Phogat was in ONE FC, so she was a big factor for the women as well. So because of Ritu Phogat being in ONE FC or Anshul Jubli being in the UFC, बहुत फर्क हो गया. Yeah, and Pooja Tomar as well signed with the UFC now. Yes, she has been signed by the UFC. अभी तक उसका कोई फाइट का कुछ पक्का नहीं है. They've not announced any fight yet for her. But fighter number 2 and the first woman to fight in the UFC from India. Yeah, maybe UFC 300 उसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है. So maybe UFC 300 में return of Conor McGregor and Pooja Tomar from India. Maybe Anshul Jubli fight number 2 with Tony Ferguson. I don't know, but what do you think about UFC 297 जो अभी हुआ उसके बारे में? मतलब टोनी फर्गसन को लेकर के, डेविड गॉगिन्स के साथ वो कर रहे थे ट्रेनिंग, तो उसको लेकर के काफी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप था. एंड सिंस द इंस्टाग्राम रील्स एंड द रेड पिल कल्चर हैज अराइव्ड ऑन सोशल मीडिया, देन डेविड गॉगिन्स हैज बीन इंसेनली पॉपुलर. सो उनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे. सो हाउ डू यू सी ऑल दैट टोनी फर्गसन सिचुएशन नाउ? See, it's sad कि टोनी हार गए, because he's one of my favorite fighters. क्योंकि देखिए, एक टाइम पे वो इतने अनडिफीटेड थे, इतने 12-13 फाइट्स के लिए वो अनडिफीटेड थे, एंड ही सडनली स्टार्टेड लूजिंग, और ये उनका 7वां लॉस है. सो इट्स अ बिग डील अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी 7 लॉसेस के बाद देखो, अभी ऐसा लेजेंड तो कोई अपना खुद का प्रेसिडेंट, यूएफसी President Dana White will not think of firing him. And David Goggins is one former Navy SEAL, और वो एक बहुत ही incredible athlete है. उनकी mind बहुत solid है. His mental game is very strong. So him working with Tony Ferguson, देखो आपको दिख रहा है effects. वो Tony Ferguson पहले से ही mentally बहुत strong है. वो पहले से, और जो भी आदमी या औरत, they want to become a fighter, they have to be mentally strong, और वो दिख जाता है. कोई भी, किसी भी फाइटर देखो, एमेचर फाइटर को देखो या कॉनर मैकग्रेगर को देखो, everybody is mentally strong ऑटोमेटिकली. पर वो डेविड गॉगिन्स की वजह से उनका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गया. पर सैडली अभी देखो, एक टाइम होता है, एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो अ गॉड, पर वो उनके प्राइम के बाद वो आउट होने लग गए, जो नॉर्मली आप देखो 1992 में कभी आउट नहीं होते थे. It started happening, और फिर I think athlete realizes कि वो नहीं कर पाएंगे anymore. And I hope that Tony Ferguson, I love him, but I think उनको रिटायर होना चाहिए. अच्छा, जिससे पहले हम आगे बढ़े,
आई थिंक दैट उनका तो मेरे ख्याल से खबीब ऑलरेडी प्रिडिक्टेड आई थिंक मैनी ईयर्स अगो दैट वी विल सी द डाउनफॉल एंड ही आल्सो प्रिडिक्टेड कि एक टाइम के बाद यू जस्ट कांट डू इट, इसीलिए मुझे लगता है कि उसने रिटायरमेंट भी ले ली खबीब नुरमागोमेदोव ने, एंड ही इज इंसेनली पॉपुलर। आई थिंक कॉनर और खबीब की जो फाइट थी वो वहां से मुझे लगता है द यूएफसी रियली टुक ऑफ इन इंडिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है। डू यू अग्री विद दिस कि आई उसके थिंक पहले भी आपको लगता है कि थी कुछ फैन फॉलोइंग? नहीं थी यार भाई, आप क्या बोल रहे हो? अब 2013 में आई थिंक जब ब्रॉक लेसनर आए थे, ब्रॉक या लेसनर हैड रीच्ड द यूएफसी, तब लॉट ऑफ इंडिया में तो कितने करोड़ों डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं, मैं फैंस भी तभी का हूँ, ब्रॉक लेसनर वाला ही हूँ मैं भी, एग्जैक्ट 2013 मुझे लगा कि में। आप फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन तो होंगे ही ना। सबने सबने Yeah. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देखा है, किसने नहीं देखा है? किसने रॉक स्टोन कोल्ड ब्रॉक लेसनर सबने देखा है। तो व्हेन ब्रॉक लेसनर हु इज अ लेजिटिमेट एथलीट, जो सच में एक एनसीडब्ल्यू रेसलर है, एंड Yeah. जब वो आए सीन पर अ लॉट ऑफ फैंस उनके साथ चले आए, इंडिया में से ज्यादा नहीं पर लॉट ऑफ क्रॉसओवर Yeah. फैंस। पर जब Yeah, कॉर्नर yeah. आया तो बाप रे बाप, एक बार कॉर्नर जब बेल्ट जीते उनका फेदरवेट बेल्ट अगेंस्ट जोजे आल्डो, आई थिंक वो पहुंच गए थे। उनका एटीट्यूड, उनका I स्टाइल, think आई his थिंक weight cut at for featherweight was incredible। मतलब उनको बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था अगर कोई यूएफसी ना देखता हो, और आप दोनों उनको फोटो दिखाओ तो लाइट वेट एंड फेदर वेट। अच्छा, लाइट वेट फेदर वेट पे हम है, तो अगर आप जल्दी से एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को, जो बहुत ज्यादा क्रिकेट लविंग ऑडियंस है हमारे पास, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर दो जल्दी से कि ये मतलब इतने ढेर सारे चैंपियंस कैसे होते हैं, चाहे वो यूएफसी हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये हाँ वेट जी क्लास क्या होती है, फेदर वेट, फ्लाई वेट एंड हैवी वेट एंड ऑल दैट। हाँ जी ओके, पहले पहले से आई स्टार्ट ऑफ विथ कितने वेट क्लासेस है फ्रॉम द लोएस्ट जी। टू हाईएस्ट। तो पहले चालू ओके। करते हैं, इट स्टार्ट्स विथ एटम वेट, फिर आता है स्ट्रॉ वेट, फिर आता है फ्लाई वेट, फिर आता है बैंटम वेट, फिर आता है फेदर वेट, फिर आता है लाइट वेट, फिर आता है वेल्टर वेट, फिर आता है मिडिल वेट, फिर आता है लाइट हैवी वेट, और फिर अंत में हैवी वेट। सो देर आर सो मेनी वेट क्लासेस। एटम वेट पे या यूएफसी में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो आई थिंक या एटम वेट 110 पाउंड है, यानी कुछ करीबन कुछ 51-52 किलोज, विच इज या वेरी वेरी लो। बट आपको देखा जाए, आप देखा जाए, इफ यू लुक एट से कॉर्नर का, अभी अकॉर्डिंग टू फेदर वेट इज 62.5 किलोग्राम्स, और ओके। लाइट वेट उससे थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 70 किलोग्राम्स। 70 किलोग्राम से 70 टू 62 आना, वो पूरा बॉडी वेट ट्रांजिशन, जब आप इतने ऑलरेडी पतले हो, इतने मसल्ड हो और इतने शेप या में हो, आपका बॉडी फैट इतना कम करके उसको रिड्यूस करना बहुत ही बड़ी बात है। इमेजिन अभी, चलो आपको क्या लगता है विराट कोहली का वेट क्या होगा अभी करंटली का? 70 से ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ हाँ, 70-72 मोस्टली बस। So correct. So imagine if Virat Kohli suddenly started looking like Ajit Agarkar, इतना पतला हो जाएंगे तो वो फर्क हुआ था आई थिंक कॉर्नर इन लाइट वेट एंड। और आपको वन थिंग एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड कि सपोज चलो मेरा वेट है, मुझे फाइट करना है 70 किलोग्राम्स लाइट वेट में, मैं कभी 70 या 71 नहीं होऊंगा, मैं वेट कट करने के लिए 70 पहुंच जाऊंगा, पर फाइट नाइट पे मैं कम से कम 76-77 होऊंगा, क्योंकि उतना वो और ये वेट किस कटिंग, तरीके से? ये वेट कटिंग है, ये वेट कटिंग टेक्निक होता है। 2-3 हफ्ते पहले से ये लोग खाना बंद करते हैं, दे आर ऑन वाटर डाइट्स फॉर 1 वीक, सॉल्ट कम कर देते हैं, एंड देन दे कीप Salt. कटिंग द वेट, कीप कटिंग द वेट। ऑफ कोर्स अभी आजकल वेट कट का वो रेंज थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि द यूएफसी हैज नाउ बैंड जो आईवी लगाते हैं ना हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा कभी कभी जी जी। किसी का कभी डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स सॉल्ट्स उसको खिलाते हैं वहां से। सो वो आईवी जी का जी। यूज किया लोग करते थे पहले, तो उसकी वजह से आराम से लोग 8-10 किलो बढ़ाते थे एक रात में। जी। कैन यू इमेजिन? सो अभी उसका वेट, उसका यूज कम किया है, सो आई थिंक उसकी वजह से वेट कट्स आर लॉट मोर मैनेजेबल एंड लॉट सेफर। अच्छा, जैसे WWE से हमने देखा कि WWE में तो कोई भी किसी से भी फाइट कर लेता है। रे मिस्टीरियो द ग्रेट खली से फाइट हो गई, और जॉन सीना की किसी से फाइट हो गई, कोई दुबले पतले से। तो जो WWE लवर्स हैं, बहुत हैं मेरे ऑडियंस में, आई एम हाँ श्योर जी, बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप उनको ये चीज समझाना हो कि क्यों ब्रॉक लेसनर और शुगा शॉन की फाइट नहीं हो सकती तो वो नहीं किस क्यों नहीं हो तरीके से सकती, समझाते डब्ल्यूडब्ल्यू में हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू में हो, लोग तो बोल रहे हैं कि व्हाई नॉट हैव रोमन रेंज वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, क्या Now मजा आ that the जाएगा। two companies have merged,
जब अभी दोनों हाँ कंपनी तो अब एक ही हो गई है, तो लोग बता जरूर रहे हैं कॉनर मैग्रेगर आ रहा है स्मैकडाउन में, रॉ में। आई थिंक ही विल बी अ ट्रेमेंडस WWE सुपरस्टार आल्सो भाई, बिकॉज ऑफ क्या हिज मजा माइक आ जाएगा, स्किल्स। मजा आ जाएगा। आई मीन डब्ल्यूडब्ल्यू And I तो think इस this will happen sooner than later. I mean, जरूर once आई he एग्री। hangs his boots, and because it's payday for everybody, it's great money for Conor, it's great money for UFC, great for WWE. And I think जो दोनों कंपनीज चला रहे हैं इस टाइम, डेना वाइट एंड ट्रिपल एच, जो यंगर जनरेशन है, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे पॉडकास्टर्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं, हर जगह वो जाते हैं, दे आर ऑलवेज कैजुअल विद एवरीबॉडी, सो आई थिंक दे आर हाँ रियली जी। एम्ब्रेसिंग दिस चेंज ओवर, जो विंस मैकमैन के टाइम पे मेरे को नहीं दिख रहा था WWE में। तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा कॉनर मैग्रेगर को यूनिवर्सल चैंपियन बनने में? यू अभी देखो, आई एम श्योर कहा ना कहा, आई आई थिंक वहाँ क्रॉसओवर मैचेस तो होने ही वाले हैं। आई हैव अ फीलिंग कि अगले 5 साल के अंदर, तो अभी देखो, अभी डील तो पिछले साल हुआ है। आई थिंक डील वाज डन जी, इन अर्ली 20 लेट 2022 या 2023 के स्टार्ट में। एक बार वो दोनों 2023। 23 में ही हुआ था ना, करेक्ट। तो एक बार ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा फॉर बोथ द कंपनीज टू कम टुगेदर एंड जॉइन, पर वो ऑफ कोर्स दोनों अलग एंटिटीज होने वाले हैं हमेशा, क्योंकि स्पोर्ट्स अलग है। या डब्ल्यूडब्ल्यू इज या इज एंटरटेनमेंट फुल। आई एम नॉट सेइंग कि देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू एथलीट्स भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ है, उनको बहुत डैमेज लेना पड़ता है, पर उनके शोज प्री प्लान्ड है। सो द थिंग इज दैट इट्स जैसा थिएटर होता है ना, थिएटर देखने में एक नाटक या एक फिल्म देखोगे, it's choreographed to a certain extent, but पर हमें जो फैंस है, आई डोंट केयर, मुझे मजा आता है ये देखने में। आई लव ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्सेस एंड आई लव द रॉक के माइक स्किल्स। तो ये सब उसी से तो मैं आई ग्रो अप विद ये सब चीज। Whereas UFC and MMA are very serious sports with actual violence and discipline. मैं ऐसे नहीं कह, किसी ने अभी आपको किसी ने आपको जमीन पे स्लैम किया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। आप और मैं तो गिर के यहाँ टूट जाएंगे टुकड़े में। But when you stand in front of someone and you punch them, वो actual violence होता है, that's real fighting. Right. तो वो ही फर्क है। दोनों, both the parties are tough guys, tough athletes, and दोनों करेंगे। पर मुझे लगता है कभी कभी real fighters ना, आई एम नॉट सेइंग कि डब्ल्यूडब्ल्यू फाइटर्स रियल फाइटर्स नहीं है, वो भी फाइटर्स है, पर उनको आता है, उन्होंने कोरियोग्राफी की है, उनको आता है कि पंच को कैसे रुकाना, पंच को कैसे सॉफ्ट रखना। Whereas actual fighters, कॉनर मैग्रेगर सीधा मार देगा बिकॉज उसको उसी की आदत है। और मैंने ये कहीं सुना भी था, आई थिंक किसी पॉडकास्ट पे, जो बोला था कि इन जो UFC फाइटर्स हैं उनको टू ट्रेन फॉर WWE काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे डोंट नो कि हाउ नॉट टू थ्रो अ पंच। मतलब वहां पर तो आप हवा लगा रहे हो, बट हाउ नॉट टू थ्रो अ पंच इज मोर डिफिकल्ट टू लर्न देन हाउ टू थ्रो अ पंच, जो वो सारी उम्र से करते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। एंड आई एम श्योर यहाँ पर जो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं, रोमन रेंस द हेड ऑफ द टेबल हरा देगा कॉनर को, आई लव यू गाइज, आई लव रोमन रेंस, बट इट इज द ट्रूथ। आई मीन काफी ज्यादा हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह, लेकिन आई एम श्योर कि ये फाइट होगी जरूर। और कॉनर मैग्रेगर पे ही रहते हैं थोड़ी देर। अर्जुन भाई, व्हाट डू यू थिंक, विल ही बी रिटर्निंग फॉर UFC 300? देखो, एक चीज मैं कहूंगा, UFC इज बीइंग वेरी केयरफुल इसको एक सीक्रेट रखने के लिए। अभी तक मुझे 299 तक इंफॉर्मेशन है कि क्या कार्ड्स है, क्या लॉन्च होने वाला, किसकी टाइटल्स है, पर 300 कोई ही आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है। और UFC भी बहुत स्मार्ट है। देखो, मेरे हिसाब से आई थिंक वी माइट सी, मे बी, मुझे कोट मत करना इस चीज पर, ये गारंटी मैं 100% है ही नहीं, मैं कंप्लीटली भी रॉन्ग भी हो सकता हूँ। शायद से वी माइट सी रोंडा राउजी अगेन, मे बी शायद से एक इवेंट के लिए, शायद से, ये मैं शायद से बोल रहा हूँ, रोंडा राउजी वापस आ सकते हैं, और मे बी GSP आ सकता है वापस एक फाइट के लिए, शायद से खबीब आ सकते हैं, who knows। ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। पर उन्होंने कहा है, the UFC has said कि 4 टाइटल फाइट्स होने वाले ये कार्ड पे, और ये सबसे लंबा कार्ड होगा UFC का। So it's going to be very, very interesting. मार्च में होगा, आई थिंक मार्च में 298 I think it's March 13th, 14th, yeah. I think March 13, 14. So we have Ramadan from March 12th, I think. तो इस्लाम मखाचेव ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आई एम रेडी टू फाइट बिफोर रमदान।
But I would think he would, मतलब Dana White would want Islam to fight in UFC 300. But नहीं it अभी looks अभी like that. नहीं वो नहीं होगा आई डोंट थिंक फिर एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था आई थिंक मैं भूल गया हूँ कि रमजान स्टार्ट्स अर्लियर तो मुझे लगा Yeah. और नॉर्मली अभी हर साल वो अभी ज्यादा जल्दी हो रहा है 2-3 साल जी। पहले जून में था फिर वो मई हो गया फिर अभी हर ऑटोमेटिकली साल 10-10 दिन बढ़ता रहता है उस पे। करेक्ट करेक्ट तो फिर उस हिसाब से देन बाय दैट लॉजिक तो फिर वो लड़ेंगे ही नहीं फिर शायद से बिलाल Yeah. मोहम्मद भी नहीं लड़ेंगे फिर लॉट ऑफ फाइटर्स नहीं लड़ेंगे इस्लाम खमजात। माकाचेव तो खमजत भी नहीं लड़ेगा फिर ऑफ कोर्स खबीब रिटायर्ड तो वो वापस शायद से सिर्फ आएंगे देखने आएंगे maybe he'll just show या up हो to just सकता है hang थोड़ा out पहले, अगर मे बी March 10th, March 11th इज, वी हैव टू सी नहीं व्हेन नहीं द इट्स वीकेंड ऑलरेडी इज। सेट इट्स ऑलरेडी वो ऑलरेडी It's वो already set. डेट सेट हो जाता है वो एक बार डेट सेट नहीं करते हैं ओके कभी ओके। नहीं आई थिंक सो आई सो विल थिंक फाइंड आउट तो लाइट वेट तो निकल गया हम लोग का। आई थिंक एलेक्स परेरा विल बी रिटर्निंग फॉर लाइट हैवीवेट टू डिफेंड हिज टाइटल देयर। एलेक्स परेरा भाई वो तो बेल्ट कलेक्शन के बिजनेस में आ गए मिडिल वेट का बेल्ट ले लिया अभी लाइट हैवीवेट का बेल्ट ले गया आई वोंट बी सरप्राइज आपने वो फोटो देखा है क्या देयर इज द फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन जिसने जॉन जोन्स को अभी अभी जॉन जोन्स ने हरा दिया उनको अभी रिसेंटली ये साल में सिरिल गान यस एग्जैक्टली आपने एक फोटो देखा है एलेक्स पेरेरा और सिरिल गान को साथ साथ खड़े होते हैं एक फेस ऑफ कर रहे हैं आई स्वेट आप गूगल कीजिए ये फोटो को एवरीबॉडी जस्ट सिरिल गान एंड एलेक्स पेरेरा दोनों साथ में खड़े ये आदमी 185 पाउंड्स इज अप्रोक्सीमेटली 88 या 90 केजी आई थिंक पक्का नहीं हूं मैं पर ये वेट पे 85 किलो सॉरी ये वेट पे होकर हैवी वेट के सामने वो खड़े हैं सिरिल गान कम से कम 115 किलो है और वो दोनों सेम साइज दिख रहे हैं सेम साइज तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे लगता है एलेक्स पेरेरा आराम से ऊपर जाके compete कर सकते हैं हैवीवेट। देखो वो एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल। मजा आएगा टॉम एस्पिनल ऑल्सो बहुत मजा आएगा What do you think about this situation जो heavyweight division में चल रही है इस टाइम? Tom Aspinall and then John Jones and Stipe Miocic. I mean Aspinall has been very vocal कि यार मुझे को interim champion बनाया है तो कम से कम defend करने का मौका तो दो, but UFC वहाँ पर WWE बन रहे हैं and they want कि नहीं एक हमें गॉडजिला कॉन्ग वाला मैच कराना ही है स्टीपे और जॉन जोन्स का। वो तो देख भाई वो तो करना ही पड़ेगा पर अभी जॉन जोन्स को 8 महीने तो लग ही जाएंगे रिकवरी में उनका ये पेक्टोरल मसल और शोल्डर के बीच में कुछ टेयर आ गया है बुरी तरह से तो उस कारण आई थिंक वो उनको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा टू रिकवर बट स्टीपे तो सिर्फ जॉन जोन्स के लिए रुकेंगे क्योंकि देखो स्टीपे मियोचिच इतने साल से लड़ रहे हैं उनकी भी उम्र हो गई है क्यों चांस लेना किसी जवान से लड़के और हार के यू नो क्यों नहीं अरे यार मैं चैंप होता फॉर्मर चैंप होता मैंने 5 बार टाइटल डिफेंस किया है तो मैं भी बिग मनी फाइट के लिए रुकूंगा ना मैं क्यों जाऊं सो दैट इज द पॉइंट देखो अभी टॉम एस्पिनॉल इंटरिम चैंप है पर बाकी के भी कंटेंडर्स काफी है हैवी वेट में काफी हैवी वेट कंटेंडर्स है आई मीन जायजिनियो रोजेनस्ट्रुक है कर्टिस ब्लेड्स है सर्गे पाव्लोविच है सर्गे स्पिवाच है सॉरी पाव्लोविच तो अभी हार गए सर्गे स्पिवाच है और देयर आर लॉट ऑफ गुड फाइटर्स जिनके साथ वो लड़ सकते हैं ही विल हैव टू जस्ट बी पेशेंट देखो ही इज अ यंग मैन उसको उनको बहुत टाइम है अभी भी करियर में So he basically wants कि स्टीपे मियोचिच की फाइट पहले हो टॉम एस्पिनल के साथ फिर जो उसमें जीते वो जॉन जोन्स के साथ फाइट करे दैट्स बेसिकली व्हाट ही वांट्स ही हैज बीन गोइंग ऑन मेनी पॉडकास्ट सेइंग दिस कि वो तो ट्राई करेंगे होनी चाहिए बट यूएफसी इज वेरी क्लियर कि यार नहीं यार एक अच्छा पे डे जब मिल रहा है सबके लिए सो व्हाई वुड वी वांट टू रिस्क इट बिकॉज जॉन जोन्स का भी मे बी ज्यादा लंबा करियर अब रह नहीं गया है स्टीपे का तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है करियर तकरीबन सो आई थिंक टॉम एस्पिनल विल हैव टू वेट बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूएफसी का जो पूरा इस टाइम स्ट्रक्चर चल रहा है मतलब द डिविजन्स द अपकमिंग स्टार्स जैसे टॉम एस्पिनल इज एन अपकमिंग स्टार हु विल लाइकली टेक द टॉर्च फॉरवर्ड जो जॉन जोन्स छोड़ करके गए जो डीसी थे वहां पे तो जो अपकमिंग टैलेंट है उसके वो आपको कैसा लग रहा है यूएफसी में इस टाइम अंशुल जुबली हैं आज अरे मैं अंशुल जुबली का बिगेस्ट फैन हूँ यार मैं अभी अंशुल के साथ था दिल्ली में 1-2 महीने पहले फॉर ये मैट्रिक्स फाइट नाइट के इवेंट के लिए मैं गया था
और जी जी जिनका, और मैं अंशुल से मिला, वो अभी रिटर्न, उन्होंने दे हैड कम बैक फ्रॉम द यूएस, और अभी वो रिकवरी में, और वापस ट्रेनिंग उन्हें शुरुआत की है। आई थिंक ही इज इन बाली अगेन। अभी उन्होंने अनाउंस किया था पिछले हफ्ते संडे को कि द सोनी एंड द यूएफसी एंड अल्टीमेट गाइड टू यूएफसी अगले 4 साल के लिए एक्सटेंड हो गए हैं अभी या 2028 तक। कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल भाई। थैंक यू, मी एंड माय पार्टनर सोमेश कामरा। एंड तो हाँ, आपका क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गया बोलते बोलते। आप क्या कह रहे थे? मतलब जो टैलेंट आ रहा है इस हाँ, टाइम सॉरी यूएफसी में, अपकमिंग सॉरी, टैलेंट। देखो, टैलेंट द यूएफसी के पास ऑलरेडी करीबन आई थिंक 800 या 900 फाइटर्स है। उनका टैलेंट पूल बहुत ही बड़ा है, और काफी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी काफी टैलेंट है। जैसे आप पीएफएल देखो, बेलेटोर से अभी रिसेंटली उन्होंने एक अमेजिंग एंटरटेनर और स्ट्राइकर कॉल्ड माइकल वेनम पेज को उठाया है। They recently picked him up and they're making him fight. I think अगले महीने या फरवरी में लड़ने वाले हैं वो. So they're getting a lot of good talent from all over the world. पर एक चीज है कि इंडिया is also अभी थोड़ा slowly उनके आंखों में आ रहा है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएफसी अपने एक देश में they don't start looking for talent, या they don't put enough effort for looking for talent from a country जब तक वो वहां खुद पहुंच जाए। तो अब तक अब देखो, अंशुल जिबली एक है, एंड अभी तक एक ही है। उनके पहले एक ये रोड टू यूएफसी में पवन मान जी भी थे। पवन मान इज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट चैंपियंस, जिन्होंने 2 वेट क्लासेस में बेल्ट जीता था। ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उनको आई थिंक करीबन कुछ 12 साल से जानता हूं अभी। एंड वो भी थे यूएफसी में, उन्होंने भी compete किया था। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा फॉर द यूएफसी टू रिकॉग्नाइज टैलेंट फ्रॉम इंडिया, पर नहीं तो आई थिंक सी यूएफसी इज लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम। टैलेंट की कमी नहीं है अभी करंटली, तो टैलेंट की कमी नहीं है। सब नंबर 1 4 टीम में उतार सकते हैं। सिर, अरे यार मत रुलाओ यार, मैंने वर्ल्ड कप फाइनल देखा। मैं भार्गव था, मैं और मेरा भाई, उनकी वाइफ सब साथ में थे, और हमने कहा ना कहा से स्ट्रीम उठाया था वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, और ये स्ट्रीम मिला, बफरिंग कर करके देखा, और क्या यार, क्या हो गया यार। पूरा फुल मूड खराब हो गया मेरा। हाँ बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही थी टीम की, मतलब किसी ने नहीं सोचा था, बल्कि हम लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार मैच देखने का भी कोई फायदा नहीं है, जब कप उठाने आएंगे तब सीधे आके देख लेंगे। तो बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी एग्रेसिव ऑन दैट डे, और उनकी प्लानिंग वाज माइल्स अहेड ऑफ इंडियन टीम। आई थिंक दे वर वेरी टैक्टिकल एक्यूट। बट देखो यार, जिस टीम ने ऑलमोस्ट 10 साल के लिए डोमिनेट किया है दुनिया को, वो उसको कभी काउंट आउट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर काउंट आउट ऑस्ट्रेलिया। अभी भी एक बहुत ही कड़क टीम है। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग टीम। तुम कोई भी जनरेशन देखो, तो इट्स आई थिंक वो आपने जैसे कहा था, आई थिंक वो ओवर कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा, और आई थिंक जो स्ट्रेटेजी खराब था बस वही था, और अपना दिन नहीं था यार, बस अपना दिन नहीं था। हाँ सही बात, एक मैच आपका था, बट आई स्टिल फील कि अगर आप थोड़ा सा और टैक्टिकली थोड़ा एक्यूमेंट ज्यादा दिखाते। द विकेट वाज आल्सो वेरी स्लो, मतलब आपने उनको गेम में आने का मौका दे दिया। दैट इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म, कि आपने विकेट ऐसी बनाई जब बॉलर्स सामने वाली टीम के आ जाते हैं, तो आप दोनों टीमें गेम में बन जाती हैं। वरना आपकी बैटिंग जिस तरीके से चल रही थी वो तो कमाल ही था। बट ऑस्ट्रेलिया से याद आया, what do you think about Volkanovski, the Volk? उन्होंने 12 दिन के शॉर्ट नोटिस पे फाइट ली। ही वांटेड टू क्रिएट हिस्ट्री। डू यू थिंक ही वेंट ओवरबोर्ड देयर, इतने शॉर्ट नोटिस पे फाइट पिक करना, वो भी इस्लाम जैसे फाइटर के सामने? वाज दैट अ गुड मूव, या फिर अब ये तो हाइंडसाइट हो गई, हार गया तो? नहीं, अभी तो हाइंडसाइट है यार भाई। अभी तो देख कितने फाइटर्स ने शॉर्ट नोटिस पे मैजिक किया है। देखो, नेट डियाज जब कॉनर मैकग्रेगर से लड़े पहले बार, वो भी 8 या 9 दिन के शॉर्ट नोटिस पे उठ के लड़े। पर नेट डियाज एक अलग ही एथलीट है, और वो पंचेस ले सकते हैं, वो शॉट्स ले सकते हैं, और उनका वो एक स्ट्रेटेजी होता है हाउ टू डील विद थिंग्स। तो वो जीत गए कॉर्नर के सामने। सो वोल्कानोव्स्की भी एक बहुत स्पेशल एथलीट है, बहुत अच्छे चैंपियन है, बहुत टफ फाइटर है,
पर आई थिंक इस्लाम माखाचेव जैसा फाइटर जो बहुत ही एडवांस्ड है, वो चैंपियन ऐसे जी नहीं बने ना, वो चैंपियन है क्योंकि एक रीजन होता है उसके पीछे। जी सो मुझे लगता है कभी भी कोई भी एथलीट चैंपियन के लिए 10 दिन तो बहुत कम होगा, कोई भी चैंपियन के लिए। और लाइटवेट डिवीजन तो सबसे कड़क डिवीजन है यूएफसी में मेरे हिसाब या से, इज वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव डिविजन्स इन द वर्ल्ड। स्किल्स एंड सबसे ज्यादा हाई है लाइट वेट डिवीजन में। एग्जैक्टली इसीलिए उनको रैंक किया है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड, इसीलिए। जी तो सो आई थिंक अभी ऑफ कोर्स हाइंडसाइट में तो ऑफ स्ट्रेटजी वाज बैड, पर वोल्कानोव्स्की इतने ओल्ड स्कूल एथलीट है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ मैं तो ऑलवेज ट्रेनिंग में हूँ, मैं उठ के लड़ूंगा। और उन्होंने फर्स्ट फाइट में बहुत अच्छा किया था, ऑलमोस्ट सो या क्लोज ही केम टू बीटिंग द चैंप, सो क्लोज। तो उनको लगा कि शायद से स्ट्रैटेजी वापस करेंगे वही सेम सेम। पर इस्लाम जैसा फाइटर इंटेलिजेंट फाइटर है और उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी देख ली होगी। सो ही फिगर्ड इट जी आउट, रेंज लिया, हेड किक दिया, काम खत्म। इट वाज सुपर। आई थिंक वो जो फाइट थी वो मेरी 2023 की सबसे फेवरेट फाइट रही है, जो पहली थी इस्लाम वर्सेस वोल्क वन। आई थिंक वो तो कंट्रोवर्सी भी थी, जो रोगन स्टिल बिलीव्स कि वो तो अलेक्जेंडर ही वो फाइट जीते थे, इस्लाम नहीं, द डिसीजन शुड हैव वेंट टू हिम। तो उस पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई और उसी के बाद से बहुत ज्यादा ये हाइप बन भी गई थी कि ठीक है एक इस्लाम जीत गए, सेकंड फाइट में क्या होगा। बट आई स्टिल फील कि अगर थोड़ा सा उसका बिल्डअप और हो सकता था, बिकॉज एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर चार्ल्स ओलिवेरा। और यार उस रीमैच के बाद अगर ये रीमैच होता, थोड़ा मतलब गैप हो जाता, तो मेरा मेरा ऐसा ओपिनियन है कि थोड़ा ज्यादा होता। बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, आप कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए बचा ही नहीं। दोनों इस्लाम क्योंकि फाइट वो जीत शॉर्ट गया। नोटिस था ना, वो शॉर्ट नोटिस था और कोई नहीं चाहता था कि वो फाइट लड़े, क्योंकि सब लोग को तैयारी करके आना है, 3 महीने का कैंप चाहिए इस्लाम के लिए जी नॉर्मली। तो आई जी थिंक लॉट ऑफ फाइटर्स सेड नो टू द फाइट। और ये एक चीज है यूएफसी में, यूएफसी कभी भूलता नहीं है कि जो आदमी शॉर्ट नोटिस पे कोई सामने आके बोलता है कि देखिए मैं लड़ूंगा, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको फिर वो बिकम्स अ वेरी फेवरेबल फाइटर इन दैट कंपनी, वो जी कंपनी मैन हो जाता है अपने आप। जी सो आई थिंक वोल्कानोव्स्की हारने के बाद भी जीत चुके हैं, बिकॉज यूएफसी ये याद रखेगा कौन आया था जी मदद करने के लिए वो टाइम पे, क्योंकि अबू धाबी कार्ड काफी इंपॉर्टेंट कार्ड होता है यूएफसी के लिए, काफी बिकॉज काफी इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट, और दे जी वांट टू टारगेट दैट मार्केट। और जब वो दिन पे और कोई नहीं था, ऑस्ट्रेलियन वोल्कानोव्स्की आके बोला ठीक है I'll fight him again, no problem। और ऑस्ट्रेलिया में जो वोल्क वर्सेस इस्लाम वन था, वहां पर क्राउड भी बड़ा जबरदस्त था ऑस्ट्रेलिया वाला। अरे ऑजी 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 मतलब बड़े वाइब्स आ रहे थे टीवी पे ही। अरे बहुत मजा आया यार, ऑस्ट्रेलिया में फाइट देखना बहुत मजा आता है एक्चुअली, कहीं भी फाइट देखना। आपको आप यकीन नहीं मानोगे, जब 2016 में जब ये सुपर फाइट लीग वापस आ गया था इंडिया में, एंड उन्होंने जी वो टीम फॉर्मेट चालू की थी, दिल्ली डॉन्स वर्सेस द मुंबई हीरोज, ऐसा कुछ नेम था टीम का। और मुझे याद है जब दिल्ली की टीम दिल्ली में खेल रही थी, वहाँ वो सिटी फोर्ट स्टेडियम में, और जी लोकल फेवरेट्स काफी थे, लोकल फाइटर्स दिल्ली से काफी थे। ऐसी भीड़ एक छोटे से बैडमिंटन स्टेडियम में जिनकी कैपेसिटी कुछ 1500 है, वहां करीबन 4000 लोग घुस गए थे, और बाहर सिक्योरिटी को हटा के लोग दरवाजे पे ठोक रहे थे कि हमको अंदर आके देखना है। अब एटमॉस्फेयर, मैं कमेंट्री कर रहा था उस वक्त वो कंपनी के लिए, और जी मुझे याद है मैं और मेरे कमेंटेटर एक दूसरे से ऐसे बात, जैसे आप और मैं बात कर रहे हो ना, कैन यू इमेजिन, जी आपने आपका माइक फुल पे किया, आपका आउटपुट फुल किया, मैंने भी फुल किया, एंड वी स्टिल कांट जी हियर ईच अदर, उतना आवाज था, उतना आवाज था। ये शायद मैं जब अंशुल जुबली वाली फाइट थी तो आप उसमें थे, प्री शो में शायद थे, तो हाँ आप मैं ही ने ये सब, पॉइंट बोला था कि दिल्ली और नोएडा साइड जो फाइट कल्चर है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली हाँ साउथ करेक्ट, ऑफ इंडिया एंड द मुंबई। हाँ आप हाँ दिल्ली के स्टेट्स में जाओ ना, वहां फाइट जी देखने में मजा है, उनका कल्चर ही वैसे है, उनको सबको फाइट देखने जी में जी मजा आता है। और काफी फाइटर्स जी वहां से ही आते हैं, मोस्टली साउथ से भी हाँ काफी फाइटर्स आ रहे हैं, बॉम्बे से भी काफी फाइटर्स आ रहे हैं। आई रिमेम्बर एक बम्बई में वन ऑफ बॉम्बे फेमस ओल्ड फाइटर्स अगेन 2013 में, मोहम्मद इरफान, ओके उसको इरफान द इन्फर्नो खान बुलाते थे। एंड अच्छा क्या था वो यार, एक टाइम के लिए वो फाइटर क्या थे वो, उन्होंने भी। सो ये फाइटर्स ने कल्चर इंडिया में शुरुआत की,
पवन मान सिंह, बाबाजीत चौधरी जो आते हैं जी फ्रॉम मिजोरम, फिर जी पवन मान जी फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव, और फिर इरफान जी खान फ्रॉम फ्रॉम बॉम्बे। तो हर कोने से इंडिया में अभी एक पॉपुलर फाइटर हो गया है, जिन्होंने कोशिश की स्टार्ट में, पर अभी आपको 10 साल लगे हमको। और ये 10 साल में जितने यूथ यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन मिले इन लोगों से, उसी जी वजह से हम आज देख रहे हैं, अर्जुन जुबली को देख रहे हैं आज। एंड जी। अंशुल जुबली तो एक स्पेशल फाइटर है, वो बहुत बहुत लंबे जाएंगे। मैंने जब आपने वो देखा था जब अंशुल ने अपनी फाइट हारी थी, वो ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया, मतलब काफी ज्यादा ट्रोलिंग वगैरह। तो उस टाइम तो मतलब अपना तो काम ही है डिजिटल वाला, सो आई वाज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो उस टाइम मैंने एक अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो की थी, इज अंशुल जुबली ओवररेटेड। तो उसका मैंने बोला था कि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था उसको लेकर के कि अंशुल जुबली अंडररेटेड है, ओवररेटेड है, दैट इज अ थिंग ऑफ, मतलब ये तो एक सेपरेट टॉपिक है। बट आप शायद इस चीज को आज नहीं रियलाइज कर रहे हो कि अंशुल जुबली ने जो दरवाजा खोल दिया है, भले ही वो कभी चैंपियन ना बने, मतलब मैं तो चाहता हूं कि वो बने, बट आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली, वो कभी चैंपियन ना बने, मे बी 2-3 फाइट के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए यूएफसी से, बट जो दरवाजा उन्होंने खोल दिया है, इट इज लाइक कपिल देव विनिंग द 1983 वर्ल्ड कप। आज आप 20-30 साल बाद जब आपके पास 50,000 करोड़ के टीवी राइट्स हैं, तब आपको उस चीज की वैल्यू पता है कि अगर हम वो वर्ल्ड कप ना जीते होते तो आज शायद क्रिकेट का वो क्रेज ना होता इंडिया में, वो सचिन तेंदुलकर ना होते, वो गांगुली ना होते, फिर गांगुली और ट्रू। सचिन ना होते तो विराट ना होते। सो जो दरवाजा अंशुल जुबली ने खोल दिया है, ओवररेटेड है, अंडररेटेड है, अच्छे फाइटर है, नहीं है, वो तो जब उनकी अगली फाइट्स होंगी तब आपको पता चलेगा, जब आगे और उनकी फाइट्स होंगी। बट राइट नाउ जो उन्होंने अचीव ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो 10 साल बाद एक डिफरेंट वर्ल्ड में हम लोग रह रहे होंगे इंडियन एमएमए की, और तब शायद हम से, लोग शायद क्योंकि ये 10 साल रियलाइज पहले से करेंगे तो कि बहुत फर्क हुआ है। 10 साल पहले से तो बहुत फर्क हुआ है। 20 आज क्या है, आज तो अभी नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन 2024। जी 2014 से कंपेयर करो तो हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। और बाय 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 2034 बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। तब और तक मैं आई बूढ़ा भी थिंक हो कि जाऊंगा तो। हम लोगों को हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई है क्रिकेट की सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटीज की, कि जैसे अंशुल जुबली हैं, या तो इंडियन एमएमए फैंस या जो नया नया एमएमए जिन्होंने देखना शुरू किया है, उनको शायद पता नहीं है कि आप किस तरीके का कल्चर एक एमएमए कल्चर होता है। कोई भी फाइटर उठ के ये नहीं बोलता कि यार ठीक है मेरी फाइट हो रही है बट देखते हैं सामने वाला फाइटर भी अच्छा है, वो हमेशा यही बोलता है, I'll kick him, I'll smash him, I'll beat him, I'll finish him। तो वो कल्चर शायद अभी उस तरीके से है नहीं, तो उसी के बाद उनकी क्लिप्स वायरल की गई कि मैं बोल रहे हैं कि मैं तो कबीब को भी हरा सकता हूँ, मैं इस्लाम को भी हरा सकता हूँ। तो वो शायद कल्चर का भी अभी थोड़ा फर्क है कि यार तुम क्यों बोल रहे हो, बट उनको शायद पता नहीं है कि एमएमए में अभी तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। नहीं जो देखो, पहली अब बार देखना देखो, जिन्होंने अब शुरू किया है। इंडियन टीम से भी बात करो आप। अभी कभी अब अभी आप कोई भी टूर्नामेंट में जाओ, आप विराट कोहली से पूछो आप क्या आपको लगता है कि आप इंग्लैंड से हारोगे, तो कोई ऐसे उठ के बोलने वाला है कि नहीं नहीं, हाँ इंग्लैंड में हमसे ज्यादा बेहतर है, नहीं हम हारेंगे। वैसे वो वही सेम लॉजिक से कोई, क्योंकि कंपेटिटिव स्पोर्ट तो है ही, कोई ना नहीं बोलेगा जी फाइट के पहले या गेम के पहले कि हम हारने वाले हैं। वो मेंटल गेम है, और फाइटिंग जैसा मेंटल स्पोर्ट मैंने कभी देखा नहीं है। क्योंकि ये जी ये 1 सेकंड का फर्क पड़ता है ये गेम में। वो यू ऑलवेज से जी एमएमए इज अ स्पोर्ट ऑफ इंचेस। जैसा जी जैसे आप ओलंपिक रनर हो, या एक फुटबॉल प्लेयर हो, या एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर हो, वहां मिलीमीटर्स का फर्क होता है जीत और हार में। जी तो एमएमए भी आप एक इस तरफ से एक पंच स्लिप करो या उस तरफ जाओ, कैन मेक ऑल द डिफरेंस। हाउ यू लैंड योर शॉट, कैन इट नॉक समबडी आउट। तो लोग कहते हैं ये इतना मेंटल गेम है, और उसमें ट्रैश टॉकिंग तो बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि जी अपोनेंट को अपने तोड़ना है, मेंटली तोड़ना है, और जी फिर फिजिकली आके कोशिश करनी है तोड़ने की। सो आई थिंक इट इज ये वो कॉन्फिडेंस बोला जाता है। ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, जीतने के बाद, काफी साल जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। पर आप कोई फाइटर्स को देखो जैसे कोई सभी स्पोर्ट्स में पर्सनालिटीज अलग होते हैं। आप फॉर जी एग्जांपल आप देखो गौतम गंभीर, उनका दिमाग थोड़ा सा गर्म है, और आप धोनी को देखो वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है।
ही इज जी कैप्टन कूल। तो उस हिसाब से एमएमए भी आप कॉर्नर को देखो, कॉर्नर की एनर्जी और जी जी पर्सनालिटी क्या है। और फिर आप somebody लाइक जीएसपी को देखो, एंडरसन को देखो, या इवन जी खबीब को देखो, ही वाज नेवर एंग्री जी फाइटर। वो हमेशा उनका माइंड स्ट्रेट होता था, और सिर्फ ओनली अगेंस्ट कॉर्नर उनका थोड़ा सा गुस्सा था बाहर। जी। ओनली अगेंस्ट कॉर्नर उनका गुस्सा था, क्योंकि उनकी राइवलरी भी लंबी थी, और कॉर्नर जी तो नंबर 1 शोमैन है ना। तो उन्होंने काफी कोशिश की थी बेचने की फाइट। सो टू सेल अ फाइट दे आज हैव टू भी से अ उसी लॉट ऑफ फाइट के थिंग्स। सबसे ज्यादा उसी फाइट के ऊपर चर्चे होते हैं। आज भी ट्विटर आप खोल लो तो किसी ना किसी दिन, हर दूसरे तीसरे दिन आपको दिख जाएगा कि सेकंड राउंड में मैग्रेगर आगे था, खबीब पीछे था। तभी तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि आई थिंक दैट वाज द फाइट जिसने मतलब एक नेक्स्ट लेवल दी पॉपुलैरिटी इंडिया में यूएफसी को, यस, उस आई टाइम के आई बाद एग्री, से। आई एग्री। उस फाइट की वजह से आई थिंक वो वो खबीब का प्यार हैड कम फ्रॉम द मिडल ईस्ट, दुबई से काफी पहुंचा इंडिया। जी बिकॉज काफी जी फाइटर जी देखने लग गए कि वो खबीब है, खबीब इज दिस फाइटर हु कम्स फ्रॉम दागिस्तान। जी एक नई स्टाइल की रेसलिंग थी, लोगों पीपल फाउंड हिम अमेजिंग, पीपल फाउंड हिम अनबीटेबल। और वो अनबीटेबल है, अभी भी अनबीटन है। और जब उनकी फाइट हुई, मुझे याद है, मैं हमारे मेरे मेरा ये अल्टीमेट गाइड यूएफसी के साथ करियर शुरुआत नहीं होता, आई वाज अ कमेंटेटर देन। और मैं संडे को जी देख रहा जी। था, आई सेड वो फाइट के बाद जो हुआ वो भी काफी खराब था। जो फाइट के बाद भी हुआ जो काफी खराब था। पर द फाइट इटसेल्फ वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स वॉच्ड इन द वर्ल्ड। और वो उसके लिए मैं कॉर्नर को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि जी उन्होंने वो ट्रैश टॉक नहीं किया होता, उन्होंने उनको गुस्सा नहीं दिलाया होता, उन्होंने पूरे कम्युनिटी को गुस्सा नहीं दिलाया होता, तो ये फाइट उतना बिकता नहीं। और फिर उसके बाद जो खबीब की लाइन थी, टुमारो नाइट आई एम गोइंग टू स्मैश योर बॉय, दैट इज द वन ऑफ द ओ, मोस्ट आइकॉनिक लाइंस। I know you don't care. I know you can boo me. I know you don't like this. But tomorrow night I will smash your boy. अच्छा, आपको क्या लगता है कि हु इज अ बेटर फाइटर बिटवीन खबीब एंड इस्लाम? स्किल वाइज भी आप बता सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप रिजल्ट्स को ही कंपेयर करो। स्किल वाइज आपने इतना एमएमए देखा है इतने सालों से। स्किल वाइज मैं बोलूंगा कि खबीब इज अ स्लाइटली बेटर प्योर रेसलर, क्योंकि जी उनके टेक डाउन से कोई उठता भी नहीं था, हिलता नहीं था। फॉरगेट गेट अप, वो जब राउंड खत्म जी होता था या फाइट खत्म होता था फिर लोग उठते थे, नहीं तो उसके पहले नहीं। इस्लाम माकाचेव हैज वेरी वेरी गुड रेसलिंग, पर उनके हाथों में भी बहुत पावर है, उनके हाथों में जी दम है, उनकी स्ट्राइकिंग में टेक्निक है। तो आई वुड से इस्लाम माकाचेव इज अ वेल राउंडेड फाइटर, फुल डायरेक्शन में। ओके जैसे आप मैं कंपैरिजन देता हूँ, फॉर एग्जांपल आज की क्रिकेट टीम जो है वो जी बहुत वेल राउंडेड है, जी बहुत वेल राउंडेड है। सबको बैटिंग आती है, सबको बॉलिंग आती है, सबको अच्छी फील्डिंग आती है। जी पर पुराने टीम में जब सचिन खेलता था, वो टाइम पे सचिन वाज अ सुपर स्पेशलिस्ट। वो बैटिंग के जी अलावा सचिन तेंदुलकर वाज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, जॉन्टी रोड्स वाज द ग्रेटेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। और वो टाइम जी स्पेशलिस्ट थे स्पोर्ट में। तो आप इस्लाम जी और खबीब में वो फर्क लोगे तो इस्लाम इज अ वेरी 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 गुड वेल राउंडेड फाइटर विथ ऑल सब डिसिप्लिन अच्छे हैं उनके। पर खबीब की जो रेसलिंग है, उस आई थिंक नोबडी एल्स कैन रेसल लाइक खबीब, कोई और जी नहीं है। खबीब की रेसलिंग का कहीं और है, समवेयर एल्स। और उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूं उनको, क्योंकि वैसे होना वो थोड़ा ओल्ड स्कूल स्टाइल है। क्योंकि पहले स्ट्राइकर्स होते थे, या एक आप किक बॉक्सर हो, जी एक जी सुपर जी एस किक बॉक्सर हो, या आप एस मुई थाई फाइटर हो, या एस बॉक्सर हो। पर जी जी पहली बार मैंने इतना हाई लेवल सुपर रेसलर कभी नहीं देखा जिससे लोग डरते थे। तो इस्लाम से लोग डरते वैसे नहीं है, जी खबीब से लोग डरते हैं। क्योंकि अच्छा। खबीब से लोगों ने 3-4 बार फाइट कैंसिल की है। खबीब से शॉर्ट नोटिस पे कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा आई थिंक हबीब वर्सेस टोनी का सबसे अच्छा बिल्डअप था, दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट फाइट उस टाइम पे टोनी यार। फर्गुसन रुलाओ की। मत यार। अभी भी 5 करा बार। सकते हैं। नहीं 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 नहीं। धोनी के स्किल्स, उनका स्पीड, उनका वो पागलपन नहीं रहा अभी। बट खबीब भी तो रिटायर हो चुका है। हाँ, अब कभी भी आई एम श्योर थोड़ा सा मोटे हो गए, अभी थोड़ा खा पी के थोड़ा आराम कर रहे होंगे। पर
आई एम सेइंग दैट नहीं यार, नहीं होता है, नहीं होता, ऐसा वो जो वो डेडिकेशन से वो करते हैं काम, मोस्ट एथलीट्स, मैं बोलता हूँ कोई भी एथलीट जो 4-5 साल के बाद छुट्टी लेकर वापस जाए ना, स्पेशली इफ इज नॉट बीन ट्रेनिंग एट दैट हाई लेवल, जो एमएमए फाइटर और जैसे खबीब ट्रेनिंग करते हैं, उनका ट्रेनिंग इतना मुश्किल होता है, इतना डिफिकल्ट होता है, उनका वेट कट इतना डिफिकल्ट होता है, उनका वो रेजिम इतना जी डिफिकल्ट होता है, नहीं होता है यार। उनको ये रिटायरमेंट वो लेते हैं क्योंकि वो थक गए हैं एक्सरसाइज से। मैं बोलता हूँ मोस्ट एथलीट्स 10 साल इतना वेट काट रहे हो, इतना ट्रेनिंग कर रहे हो, कहाँ ना कहाँ अब जी सोचोगे दिमाग में यार कि यार बस मैं चैंपियन हूँ, मैंने पैसे बना दिए, सबको प्रूव किया है मैं नंबर 1 हूँ, बस खत्म, और क्या करना है, क्यों लड़ना है, तो जब उनको उनको लगा कि आई हैव नथिंग मोर टू प्रूव, उन्होंने स्मार्टली रिटायर किया डैमेज लेने पहले। जैसे अभी टोनी पिछले 2-3 फाइट से बहुत बुरी तरह से हारते आए हैं, और मुझे बहुत जी बुरा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब अगले 10-15 साल के बाद फर्क दिखेगा, प्रॉब्लम्स जी ये दिखने लग जाते हैं, तो आपने क्या वो देखा करें है अभी। जो रोगन का एक एपिसोड था जिसमें वो बता रहे हैं कि जो अगर आप अपने फेस पे हिट लेते हो तो वो लाइफ टाइम धीरे 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 डिटोरिएट होता रहता है, आपका ब्रेन आपको पता भी नहीं चलता है, जैसे मोहम्मद अली के साथ हुआ था। I'll tell you a story. तो I'll tell you a story. जी मैं I was younger, मैं कॉलेज के पहले और कॉलेज के बाद भी थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा एमेचर बॉक्सिंग करता था, ठीक है। जी और मैं 6 फुट 3 का आदमी हूँ, मैं जी 110 अभी अभी मैं वेट नहीं बोलूंगा कि मैं वेट काट रहा हूँ, पर जब मैं फिट था मैं 95 किलोज का था, यानी फिट, जी प्रॉपर फिट। मैं आपको एक फोटो जी भेजूंगा जी बाद में टू शो यू। जी जी और मैं थोड़ा बॉक्सिंग करता था, और एक बार मुझे ऐसे ही एक स्पारिंग में मुझे इतने जोर से एक पंच लगा, ठीक है, मैं थोड़ा ऑलमोस्ट नॉकआउट हो ही गया था, मैं गिर गया था, मैं नॉकआउट हो जी गया जी था। और तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज आई जी थिंक करीबन कितने, अभी ना व्हाट एम आई, ऑलमोस्ट आई थिंक 18 साल हो गए वो टाइम से। जी जी जितना जितना वो 2 साल के लिए मैंने थोड़ा सा बॉक्सिंग किया था नॉन कम्पिटिटिव, जी और जितने पंचेस खाए, मुझे कभी कभी अभी फर्क पड़ता है। अभी कोई कोई जी चीज जो मुझे याद आती थे वो याद नहीं आती है अभी। सम थिंग्स आई फॉरगेट वेरी इजीली। सो ये दिस नेवर हैपेंड अर्लियर, ये बहुत फर्क पड़ता है। इट्स अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ब्रेन हेड ट्रॉमा। जब आपको शॉट लगता है हेड पे, स्पेशली बॉक्सर्स जी में, जी बॉक्सर्स जी में वो जी काफी पंचेस यहाँ लेते हैं। सो अब आप जब जी आप जी हेड मूव करते हो, जो मुझे नाक पे या जबड़े पे पंच से कोई डर नहीं लगता है। सिर पे जो पंचेस आते हैं, साइड ऑफ द हेड, जी टॉप ऑफ द हेड, यहाँ सामने, जी उससे हर पंच से आपका वो ब्रेन हिलता है, वो थोड़ा जी ट्रॉमा हो जाता है। तो जितना जोर से और पंच खाओगे उस और भी बुरा होगा। तो somebody like अली, मोहम्मद अली जो इतने अमेजिंग फाइटर थे, जी नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको भी देखो क्या हुआ अंत में। जी उनको इतनी लंबी डिजीज थी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा। तो जो रोगन जो सही कह रहे थे यार भाई, इट्स हार्ड। ये दैट्स व्हाई लॉट ऑफ फाइटर्स आजकल ना, जैसे मैक्स हॉलोवे, ये लॉकडाउन के, जी ये कोविड 2 साल कोविड में तो अटकी थी पूरी दुनिया, जी 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 और जी फाइटिंग तो पास में आके तो लड़ना है फुल तो डिस्टेंसिंग का नाम का चीज है ही नहीं और जी मैक्स हॉलोवे ने स्पारिंग नहीं की 2 साल के लिए। 2 साल के लिए बिना स्पारिंग की उन्होंने फाइट की, और उन्होंने कहा कि ये बिना स्पारिंग करके फाइट करना उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी इतनी जी रिकवरी हुई वो टाइम में कि उनको बहुत बहुत फर्क पड़ा अपने फाइट गेम में। और उसके बाद वो वापस नहीं हार चुके, वो हारे ही नहीं उनके बाद। जी उसके बाद वो आके कैल्विन कतर को कितना मारा, बाप रे क्या फाइट है, आपने देखा ये कैल्विन कतर के नहीं मैंने साथ? नहीं देखा उसके, आप शॉर्ट आप वो क्लिप्स फाइट देखे हैं देखो, मैंने उसके। आप वो फाइट जी देखो, मैं आपको वो फाइट भेजता हूँ, क्या है, भयानक भयानक। बस और कुछ नहीं बोलूंगा तो आप ये गोट की बहस में कहाँ तक हो अभी? अब तो ढेर सारे गोट खरीद रहे हैं, पार्टी हो सकती है बड़े सारे गोट टहल रहे हैं यूएफसी में। आई मीन एलेक्स परेरा अब उस लिस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इफ ही इज ऑलरेडी नॉट देयर, की डबल नो नो, चैंपियन वो बन चुके हैं। या डबल चैंपियन डेफिनेटली गोट एंड स्टेटस के पास खबीब, आता है। कॉनर,
जॉन जोन्स, बहुत सारे नाम हैं। तो आप कहाँ पे रैंक करते हो खबीब को, जॉन जोन्स को? क्योंकि डिफरेंट वेट क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है ना कि आप कैसे जज कर रहे हो कि कौन गोट है, मोस्टली स्किल वाइज एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हो। सी करेक्ट। सो मैं नॉर्मली मैं फुल गोट किसी को नहीं बुलाऊंगा कि जैसे फुल मेंस का कोई गोट है, मैं कभी वो जी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वेट के हिसाब से वो होता है। इफ गोट जी टेक्निकली, जैसा इफ यू सी पाउंड फॉर पाउंड, यानी वेट क्लासेस को हटाने के बाद आप और मैं कोई लड़ोगे, आप और मैं जी दोनों स्किल्ड है, तो बड़ा आदमी हमेशा जीतेगा वेट के हिसाब जी से। जी जी दोनों की स्किल लेवल सेम है, तो ऑलवेज द हेवियर फाइटर विल विन। तो बाय विल दैट विन। लॉजिक जॉन जोन्स इज द गोट, जी क्योंकि जॉन जोन्स की जो रेसलिंग के स्किल है, उसके सामने कोई नहीं खड़ा पे रह पाएगा, कोई नहीं। एक कमरे में आप जी किसी को भी बंद करो जॉन जोन्स के साथ, जॉन जोन्स बाहर आएगा जी ऑटोमेटिकली। तो जॉन जोन्स इज अकॉर्डिंग टू मी द पाउंड फॉर पाउंड गोट। उसके जी बाद काफी वो नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन के लिए बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं, बट आई थिंक पाउंड फॉर पाउंड इज जॉन जोन्स। आपको क्या लगता है, हु इज योर पिक? आई विल ऑल्सो पिक जॉन जोन्स बिकॉज एक तो जिस हिसाब से उनकी पूरी, जितना पूरा करियर उनका रहा है, जो उनका बीच में ले ऑफ हुआ, फिर वो वापस आए, 3 सेकंड में फाइट जीत गए, एंड बार बार उसके बाद बार बार इस तरीके से इंजरीज होना एंड द स्किल्स एज वेल। आई थिंक जो मुझे सबसे ज्यादा जॉन जोन्स का सबसे मतलब जिस वजह से मुझे लगता है दैट इज बिकॉज आई लव दी, क्योंकि मैं WWE देख करके बड़ा हुआ हूँ, अंडरटेकर, केन, बिग शो, तो आई लाइक बिग गाइज मोर देन आई लाइक, क्योंकि जो भाई लाइट वेट एवरीबॉडी होते लाइक्स द बिग गाइज एवरीबॉडी लव्स द बिग हैं गाइज इसीलिए मुझे टॉम एस्पिनल इस टाइम बहुत सही लग रहे हैं, बिकॉज आई टॉमस थिंक मिनल ही, सुपर्ब है। जी, बिकॉज ही अब विल आई थिंक टेक द लाइट वेट डिवीजन, हैवी वेट डिवीजन इवन फर्दर, क्योंकि अब ये नए तरीके के एथलीट्स आ रहे हैं, ही सुपर क्विक ऑन हिज फीट, जो आप नॉर्मली इतने एसोसिएट, जिस हिसाब से उन्होंने पंच डॉज किया था पाव्लोविच का, वो पंच अगर उनको पड़ जाता तो वो फाइट वहीं खत्म हो जाती, आई थिंक। और आई विल पाव्लोविच भी डेगिस, आई थिंक ही इज आल्सो फ्रॉम रशिया, वो भी खबीब के जिम में रशिया, भी हाँ ट्रेनिंग वो भी करते हैं। रशिया से आई है, हाँ रशिया से आए तो हैं। उन्होंने, उनका बड़ा बनाया गया था कि he also has very good takedown skills, very good wrestling skills, but he keeps knocking his opponent down। तो अभी तक उन्होंने जो नया कोचेस बुलाए थे रेसलिंग के, उनकी कोई स्किल देखने को मिली नहीं है, और एग्जैक्टली टॉम एस्पिनल के सामने वो खुद नॉकआउट हो गए। बट आई थिंक जस्ट द longevity of John Jones and to come back again and again and finish the fight in what 3 seconds 5 seconds, आई थिंक जो ये जर्नी होती है मोर देन द स्किल्स, जो मेंटल लेवल आपका होता है, इसीलिए मैं उनको सबसे ऊपर रखता हूँ, जॉन जोन्स को। नो इट्स नॉट जस्ट इस, आपको आप पीपल जो जानते नहीं ना, उनकी वो चैंपियन 21 साल पे चैंपियन बनना ना मजाक नहीं है। जी जी 21 साल पे वो चैंपियन थे, और उसके बाद 21वें साल के बाद वो हारे नहीं। देखो उनके प्रॉब्लम्स केज के बाहर रहे, उनकी प्रॉब्लम्स उनके मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में, पुलिस के साथ इज पुलिस इश्यूज के विद साथ। ड्रिंकिंग एंड व्हाट नॉट, उनके बाहर के इश्यूज है, उसकी वजह से उनका करियर थोड़ा सा डिरेल हो गया था। पर जी फाइटिंग के हिसाब से, और मुझे बाहर का कोई, मुझे उससे फर्क पड़ता ही नहीं, मुझे क्या परवाह किसी के प्राइवेट लाइफ में क्या होता है, मुझे परवाह जी नहीं है। मैं एक एनालिस्ट और कमेंटेटर हूँ, मुझे सिर्फ स्पोर्ट के हिसाब से फर्क पड़ता है। और जॉन जोन्स की जो इनसाइड द केज करियर है ना, वो मैं जी कंपेयर भी नहीं कर सकता। आई मीन जिस हिसाब से उन्होंने इतने लेजेंड्स को इतने आसानी से इतने जवानी में हटा दिया, और वो जी लेजेंड्स वो टाइम बूढ़े नहीं थे, तो जी वो 32-33 साल के थे, 40 के ऊपर नहीं थे। वीटो डीसी की तो हालत ही बेल्टो, खराब कर दी एकदम। आई मीन डीसी नहीं, पर डीसी उनका सबसे बड़ा राइवल था, सबसे जी बड़ा वो सबसे बड़ी राइवलरी उनकी थी डीसी के साथ। और डीसी इज डीसी एन, के साथ। और आपको फर्क देखना पड़ेगा। लाइक डैनियल कॉर्मियर एक ओलंपिक लेवल रेसलर है, जी ओलंपिक्स में रेसलिंग करना बहुत ही बड़ी बात है, स्किल बहुत लेवल बड़ी बात। बहुत लगता है। और जी उनको टेक डाउन करके जॉन जोन्स ने जो दिखाया, उनको हरा जी के पहली बार डिसीजन से जीते और दूसरे बार हेड किक नॉकआउट से जीते। आई जी मीन 2 बार किसी को इतनी बुरी तरह से हराना, और जैसे जो रोगन ने इंटरव्यू किया था उनका डीसी के साथ, बाद में उन्होंने जी कहा जी कि यार
2 बार हारने के बाद राइवलरी कैसे बुला सकते हैं कुछ चीज को, ट्रिलॉजी कैसे मांग सकते हो? 2 बार तो हार चुके हैं, तो उनका वो जी बड़ापन दिख गया वहां, उनका ह्यूमिलिटी दिख जी गया कि वो भी पहचान गए कि आई कांट फाइट जॉन जोन्स एनीमोर। जॉन और जोन्स एवरी चैंपियन जो भी पास आया है, काफी लोग सिर्फ पास आ गए हैं, और जी जॉन जोन्स की जो मेंटालिटी है ना, वो अपने दिमाग में उनको लगता है कि देखो, ये मैं फाइट हारू तो शायद से वो मेरे ओपोनेंट का टाइम है जीतने का, और फिर अपने आप उनका माइंड चेंज हो जाता है कि पर उसका टाइम आया नहीं अभी तक, वो मेरा ही टाइम राइट चल रहा है, और जब तक मैं चाहूँ मेरा टाइम चलेगा। And I think it's because of this is his mentality to be a champion forever, to be undefeated forever, to be a champion in 2 weight divisions. ये दिखाने के बाद कौन नहीं मानेगा यार कि जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट। स्टीपे मियोचिच फाइट होने दो, फाइट होने दो। बट स्टीपे इज आल्सो वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। जी बहुत लोग उन्हीं को हैवी वेट का गोट मानते हैं, मतलब जैसे रैंकिंग वीडियोस अगर आप, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वेस्ट में, अमेरिकन एंड इंग्लिश क्रिएटर्स, तो उनके यूट्यूब वीडियोस मैं देखता हूँ, सो मेनी ऑफ देम रैंक स्टीपे मियोचिच एज द ग्रेटेस्ट हैवी वेट इन यूएफसी। उनका मानना है कि जॉन जोन्स की हैवी वेट में अभी उस लेवल पे फाइट हुई नहीं है। करेक्ट करेक्ट, वो मैं उसको उतना क्रेडिट दूंगा जरूर। हैवी वेट जी गोट स्टिपे मियोचिच, नो डाउट, क्योंकि उनके द नंबर ऑफ टाइटल डिफेंसेस इज हैड, द जी नंबर ऑफ विक्ट्रीज इज हैड, जितने वो जीत चुके, और किस किस को हराया उन्होंने, किस किस के साथ राइवलरी रखे। 3 फाइट थे डीसी के साथ, और जी और उसमें से 2 वो जीत गए एम्फेटिकली। उनका जी नॉकआउट हो गया था, फिर वो आके खुद नॉकआउट करके गए, और तीसरे में डिसीजन जी किया, एंड उसके बाद जी डीसी रिटायर हो गए। तो दैट सीमेंट्स, यस आई एग्री, ही इज डेफिनेटली द heavyweight goat, but John Jones is the goat. गुड गुड He's the goat. काऊ गुड Oh, अरे और मैं ये बोल आपका रहा फेवरेट था कौन है कि भाई? आप, बट आई वांट टू आस्क यू, मेरा जी, अभी आप कितने साल से एमएमए देख रहे हो? मैं तो रेगुलर, अगर मैं कहूँ कि रेगुलर मैं कम से कम 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब रेगुलर रेगुलर कि अच्छा क्या चल रहा है, कौन इंजर्ड हुआ, कौन बैठा है, कौन नहीं। बट आई विल से कि क्योंकि हम लोग WWE वाले हैं अगेन, तो हम लोग पूरी रॉ और स्मैकडाउन तो देखते नहीं हैं, हम लोग रेसलमेनिया में जागते हैं, सर्वाइवर सीरीज में जागते हैं। तो जो जैसे, और हम लोग सोशल मीडिया से ही यूएफसी के सामने आए थे, मतलब ऐसा कोई कल्चर तो यहाँ पे था नहीं हम लोग का। सो आई थिंक मेरा, आप बोल सकते हो कि खबीब और कॉनर वाली जो फाइट थी, वहां से मैंने देखना स्टार्ट किया, बट उसके बाद खबीब लड़े ही कितना, तो मैंने उनको लाइव बहुत ज्यादा परफॉर्म करते नहीं देखा है। 3 और बार लड़े कॉर्नर भी भाई, उसके 3 बार। 3 बार जी, मतलब 5 सालों में 3 बार वो लड़े हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से और फिर वो रिटायर भी हो गए कोविड के टाइम पे। करेक्ट। सो आई थिंक राइट नाउ माय फेवरेट हैज टू बी एलेक्स परेरा, और जो उनका स्टे डाउन था, वो क्या नाम था, प्लास्का के खतरनाक, सामने खतरनाक, ठंडा हो गया कमरा। अरे भाई, वो आदमी आई कुछ थिंक ही और है हैज टू यार। बी माय, मुझे उनका, एक तो उनकी स्किल्स तो है ही, प्लस उनकी जो लाइफ स्टोरी है उससे आप कनेक्ट भी करते हो काफी, क्योंकि हम इंडिया में भी इसी तरीके की स्टोरीज सुनते हैं। अभी करेक्ट। आईपीएल ऑक्शन हुआ परसों, उसमें कितनी स्टोरीज निकल करके आई, तो वो थोड़ा एक कनेक्ट भी है। लेकिन स्किल वाइज और सबसे ज्यादा मुझे उनका फिजिक बहुत सही लगता है। आई मीन ही हैज वेरी लीन फिजिक, और बहुत ही टॉल स्टेचर है, लॉन्ग आर्म्स, लॉन्ग लेग्स। आई थिंक इजराइल अदेसानिया वाली फाइट जो थी, जो आपने बोला कि 2 बार तो वो जीत चुके थे जॉन जोन्स, तो ट्रिलोजी कराने का कोई फायदा नहीं था। आई थिंक अदेसानिया गॉट लकी कि उनको तीसरी फाइट मिल गई, टोटल 5वीं फाइट मिल गई एलेक्स परेरा के साथ, और अब एलेक्स को भी उनके साथ एक फाइट चाहिए हैवीवेट डिवीजन में। नहीं, वो वापस नीचे आएंगे, वो आएंगे लाइटर, वो मिडलवेट आराम से। आई डोंट नो, उनका ना बॉडी, उनका बॉडी ना 9.2 या 9.3% बॉडी फैट है, इतना कम फैट है उस बॉडी में। वो इतने जी इतने बड़े हैं। मैं छोटा नहीं हूँ भाई, मैं काफी साइज में भी बड़ा हूँ, मैं कोई एंगल से छोटा नहीं हूँ, पर आई स्वेयर जब मैं उनको देखा सामने, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक दिस। वो काफी बड़े हैं, काफी काफी बड़े हैं, इज क्वाइट अ लार्ज मैन, एंड उनका शोल्डर विड्थ कुछ जी और है भाई। क्या है वो चीज, वो ना, जब वो मतलब वो शोल्डर
इतने बड़े हैं कि उसकी वजह से लगता है कि उनके ट्रैप्स हैं नहीं, बल्कि वो ट्रैप्स, अगर आप नैरो होता है तो वो ट्रैप्स आपके दिखते हैं, लेकिन वो हाँ, इतना, उनका शोल्डर्स इतने बड़े हैं और हाथ इतने लंबे हैं कि वो लगता है कि ट्रैप्स कम हैं। लेग्स भी, पैरों में दम, हाँ, पूरे बॉडी उसका उसका बॉडी ना लकड़े जैसा है, उसको हाथ लगा जी। अंदर घुसता नहीं है, का लकड़े जैसा बॉडी है। सो स्ट्रांग, सो स्ट्रांग, बहुत बहुत ही एक अलग टाइप के। एक आपको एक दूसरा फाइटर है जो क्यूबा से था, काफी साल पहले, आई थिंक कुछ 6-7 साल हो गए हैं इनको, आई थिंक उनका, आई थिंक लास्ट फाइट उनका 2018 या 2019 में ही हो गया होगा। हिज नेम वाज योएल रोमेरो। मैं आपको एक नेम, ये नेम भेजता हूँ बाद में, योएल रोमेरो, ठीक है। नहीं नहीं, ये सुना है नाम, मैंने सुना है। ये आदमी ये आदमी जब वो एक इंजरी से आए थे, उनका यूएफसी ऑस्ट्रेलिया में जी था एक फाइट, और जी। जब वहाँ डॉक्टर के सामने बैठ रहे थे, वो डॉक्टर एग्जामिन कर रहे थे, डॉक्टर ने यूएफसी को फोन लगाया और बोला कि अच्छा आपने वो, किस, हाँ मैंने पॉडकास्ट पे ये स्टोरी हाँ सुनी ये है करेक्ट, ये मैं, कि हाँ करेक्ट, जेनेटिकल फ्रीक। मैं और मैंने वो रिपोर्ट्स देखे, मैंने रेफरी से भी, हर्ब डीन आए थे इंडिया, मैं उनसे बात कर रहा जी था मैं रिसेंटली, और जब जी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, वो बोल रहे जी थे कि यार भाई, वो ऐसा फ्रीक आदमी किसी को देखा नहीं है, उनकी रिकवरी, उनका उसका अभी आप हाथ पे यहाँ खुद को कट मारोगे, थोड़ी देर के 2-3 दिन जी लगेंगे ठीक होने के लिए, जी उनको जी 3-4 घंटे लगते थे, ऐसी रिकवरी थी उनकी, वो कुछ और चीज थे। तो वो एलेक्स पेरेरा, ऐसे बहुत कम ये फ्रीक जी एथलीट्स है। जी हम तो मजाक उड़ाते हैं कि हम स्टूडियो में हम सब हंसते से मजाक उड़ाएंगे कि एलेक्स पेरेरा जो चाहिए वो करेंगे, उनको हैवीवेट बेल्ट जीतने तो वो जीत जाएंगे, उसको क्या है, वो जाके कल एस्पिनॉल को फोन करेंगे, चलो पैसा बनाते हैं साथ में, प्रमोट अच्छी तरह से करते हैं, ब्राजील में लड़ेंगे, हो जाएगा फाइट। और मुझे ऐसा, उनको डाउट करना मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि क्योंकि जब उनको जीतना है वो जीतेंगे, खत्म। हम अच्छा, बहुत बहुत एलेक्स मजा परेरा करते हैं। वर्सेस खमजात चिमाएव के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? इंटरेस्टिंग फाइट, बट खमजत को मेरे हिसाब से आई थिंक अपने डिबेट डिवीजन में रहना चाहिए, ऑनेस्टली, क्योंकि खमजत, मुझे लग रहा है उनका, आपने आपने जब आई थिंक वेल्टरवेट में जब वो लड़ रहे थे, वो जी काफी बड़े थे वेल्टरवेट के लिए, पर अभी वो जी वेट कट नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट जी टाइम आई थिंक इस लास्ट वेल्टरवेट फाइट था, जिसके साथ मैं भूल भी गया हूँ, पर वो आई थिंक कम से कम 5 किलो ज्यादा हैवी थे। सो उसके हम्म। बाद यूएफसी ने उनको फोर्स किया कि आपको मिडिल वेट में ही लड़ना पड़ेगा, और जब उन्होंने कमारू जी उस्मान आप जानते होंगे, जी फॉर्मर जी यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियन, कमारू चैंपियन। उस्मान के उन्होंने सामने भी वो शॉर्ट लड़े हैं। नोटिस पे ही फाइट ली थी, इधर बहुत से लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे फाइट ली थी। आई मीन काफी का, एस्पिनल और पैब्लोविच तो, एस्पिनल तो बिना ट्रेनिंग के ही वो फाइट खेलने गए थे, बता रहे थे कि मुझे पता चला कि 10 दिन में तुम्हारी फाइट है, मैं पहले ही दिन जिम गया, मेरी बैक इंजर्ड हो गई, तो मैं बिना प्रिपरेशन के ही उतर गया रिंग में, यानी यू कैन ऑक्टेगॉन में। सी सो क्या हाई लेवल फाइटर्स है ये लोग, क्या ट्रेनिंग की जी होगी ईयर राउंड टू बी इन शेप। तो आई रिमेम्बर कमारू जी उस्मान के साथ जब वो लड़े, और उस्मान ने हारने के बाद भी काफी लोगों को लगा, आपको लगता है, कभी कभी आपने देखा है एक प्लेयर को, यू नो कभी कभी ऐसे इनके परफॉर्मेंसेस जो इतना हाइप किया जाता है किसी को काफी टाइम के लिए, हम्म। और फिर आप थोड़ी जी देर बाद आप देखने लग जाते हो कि यार शायद से वो खास जरूर है, पर जी वो पहले जैसे सब जो जिनको लगता था कि वो जैसे होने वाले थे, वो नहीं जी जी। दिखा पा रहे हैं। आई यही थिंक यही मैं पूछने भी वाला था आपसे कि जो उनको बोला जाता था, जैसे जो रोगन भैया जिसकी प्रमोशन करे, हाइप करे, खमजात चिमाएव द फ्रीक ऑफ नेचर और ये और वो, मतलब अगर आप दागिस्तानी हो तो जरूरी नहीं है कि आप खबीब या इस्लाम ही हो। मतलब मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि हर किसी को आप उसी लेंस से नहीं देख सकते कि अच्छा ये दागिस्तान से तो ये भी वो खबीब बनेगा, दागिस्तानी अगला नहीं है, खबीब बनेगा। वो दागिस्तानी नहीं है, वो स्वीडिश है, जी वो स्वीडन से है, और अभी वो उन्होंने स्वीडिश पासपोर्ट वापस दे दिया है, और अभी वो दुबई में रहते हैं। सो ही दुबई में। इज स्वीडिश, दागिस्तानी नहीं है वो, पर उनका ट्रेनिंग आई थिंक नहीं, हुआ वो था तो वहाँ। बहुत छोटे थे तब, वहां से उनको माइग्रेट करना पड़ गया था ना स्वीडन, जो उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। हाँ,
हाँ हाँ, पर वो अभी स्वीडन में ही बट रहते आई हैं गेट क्या? योर पॉइंट कि जो उनका पूरा ट्रेनिंग और पूरा सब हुआ है वो सब स्वीडन में ही हुआ है, उन्होंने दागिस्तान में फाइटिंग नहीं सीखी थी ना, वहाँ उन्होंने फाइट की थी। वो करेक्ट, तो बहुत छोटे से बताते हैं कि जब मैं वहाँ चला गया था। तो करेक्ट। डू यू थिंक ही इज व्हाट ही क्लेम्स टू बी एंड व्हाट एवरीवन थिंक्स ही इज? देखो वो बहुत बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, ही इज अ वेरी वेरी गुड फाइटर, बट एक एक तरीके से बोलते हैं कि आप अभी आपकी पहली फाइट मिडिल वेट में, नॉट पहली फाइट सॉरी, आपकी लेजिटिमेट फाइट जो आपने वेट कट करने के बाद, आप एक कंफर्टेबल वेट बढ़ाने के बाद आप एक डिवीजन में घुस जाते हो, और आपकी फर्स्ट फाइट में आप एक फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन से लड़ते हो, और जी आप इतने इतना हाइप है आपके पीछे, आप लोगों को लगने वाला है कि आप तोड़ फोड़ करने वाले हो, और आप खुद बात करते हो कि आई नीड ओनली 2 minutes टू किल दिस गाय और वॉट जी एवर। और उसके जी बाद इफ यू हैव अप एंड डाउन फाइट, देखो कमारू उस्मान एक बहुत ही बेहतरीन चैंपियन है और बहुत ही टफ फाइटर है, पर उनकी जी भी उम्र हो गई है, और नंबर 2, जी उनके नीज और उनके बैक में बहुत इश्यूज है, तो वो खुद टेक डाउन इतना नहीं जी कर पाते, और आपको उस फाइटर को हराने में आपको एक डिफिकल्टी हुई थी, और आपने हम्म हराया नहीं, आप डिसीजन से हार गए, और बहुत लोगों को लगा कि उस्मान जीते थे वो फाइट, बहुत लोगों को जी लगा था। जी जी सो जब आप जिस तरीके से आप फॉर एग्जांपल, आप मैं 300 बॉल लेके एक 100 रन बनाऊं, या मैं 26 बॉल में करूं, यू नो हम्म सो इट्स दैट डिफरेंस। सी ठीक है, 100 रन बनाना यस बहुत बड़ी बात है, पर 100 रन 50 बॉल में बनाना बहुत ही बड़ी बात है। जी। सो सो यू आई नो थिंक थोड़ा और उनकी फाइट्स, मतलब जैसे वो टाइटल बस शॉट आई वांट टू मांगते सी हिम, हैं। आई वांट टू सी हिम, नहीं टाइटल शॉट तो आई डोंट नो, अभी वो अप टू द यूएफसी है वो क्या करते हैं, पर आई थिंक दैट जब तक वो एक रियल टॉप 5 मिडलवेट से ना लड़े ना, तब तक आई जी डोंट थिंक ही शुड गेट अ टाइटल शॉट। लेट हिम फेस पॉलो कोस्टा, मार्विन वेटोरी, जी इजराइल अदेसान्या, सब है, विटेकर है, सब लोग हाँ। खड़े हैं तैयार उनके लिए, चलो उनको बुलाओ ना आई बाहर। थिंक इजराइल के साथ उनकी अच्छी फाइट होगी। इजराइल और अदेसान्या उनको बहुत तो हाई लेवल फाइटर है अभी भी। जी, एंड आई थिंक इज क्वाइट एंटरटेनिंग एज वेल, जिस ही हिसाब से इज, उनकी ही फाइट्स इज। होती हैं। और उसके बाद एक बार जो उस वही गोट वाले टॉपिक पर घूम करके आते हैं, उसके बाद इंडियन एमएमए के बारे में मेरे पास ढेर सारा आपका ओपिनियन जानना है मेरे को। हाँ जी। जो गोट वाला एक ओपिनियन है, द ओनली हैवी वेट फाइटर, मतलब जिसके साथ सब, मतलब वो तो लोगों के ड्रीम है वो फाइट देखना, जॉन जोन्स, आप समझ ही गए होगे, फ्रांसिस अंगानू। वो जो वो जो एक फाइट थी, लोगों का यार जैसे वो ड्रीम फाइट थी, वेडिंग्स लोग सोचते हैं। एंड यार आई वो थिंक फाइट डेना वाइट ना, से अभी यूएफसी 296 के बाद पूछा कि क्या आप पीएफएल के साथ को प्रमोशन उसका कर सकते हैं, so he got really angry after that। नहीं वो वो नहीं उन्होंने करेंगे, बड़ा गुस्सा किया। डेना वाइट नेवर को प्रमोट्स, डेना वाइट कभी नहीं करेंगे ऐसे, उन्होंने एक कहा आई टाइम एम पे सेलिंग एरिना आफ्टर एरिना, दे कांट सेल अ टिकट, व्हाई वुड आई आई मीन डू दैट? डेना ने कहा ना, अभी क्या बोले और अभी। जो उनकी बॉक्सिंग फाइट हुई, आपने देखी थी फ्रांसिस यस नगानू यस और ऑफ कोर्स टाइसन अगेंस्ट फ्यूरी की? टाइसन फ्यूरी, ऑफ कोर्स मैंने देखी। वो um, जो वहां पर उन्होंने करा, आई थिंक वहां पर तो पूरा करप्शन वाला मामला हो गया। आई थिंक फ्रांसिस नगानू वो फाइट जीते थे। मेरा तो बायस भी है, मेरा ओपिनियन भी वही है, सब कुछ। आपको देखो क्या लगता है? अगेन इट्स वही सिनारो नहीं, वो देखो आप स्कोर कार्ड के हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से स्कोरिंग होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि करप्शन नहीं है, पर मैं नहीं कहूंगा कि करप्शन है, मैं वो नहीं कहूंगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बॉक्सिंग काफी सालों के लिए करप्ट था, जी करप्शन बहुत केसेस हुए बॉक्सिंग में, और मैंने जी खुद के आंखों के सामने व्हेन आई हैव कमेंटेटेड अ बॉक्सिंग फाइट, मैंने कमीशन को करप्शन करते हुए देखा है, सामने मेरे सामने करप्शन करते हुए देखा है, तो मैं कभी ना नहीं बोलूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर मुझे लगता है कि फाइट देखने के बाद फ्रांसिस नगानू अपने फर्स्ट एवर बॉक्सिंग फाइट के लिए उन्होंने जितना अच्छा किया है मैंने कभी देखा नहीं है। और काफी लोग बोलते हैं, काफी स्पेशली द इंटरनेट, तो आप जानते हो इंटरनेट फैंस कैसे हैं, ऑनलाइन जी फैंस, तो
काफी फैंस ने कहा कि यार ये बॉक्सिंग के नाम पे ये थोड़ा किसी ने थूक के गया है बस, क्योंकि इस दुनिया को अब आप खुद को बुलाते हो यू आर द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट. फर्स्टली जॉन जी जोन्स इज द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट. टाइसन फ्यूरी इज अ ग्रेटेस्ट चैंपियन इन बॉक्सिंग. यस एब्सोल्युटली. बॉक्सिंग टाइसन फ्यूरी बहुत ही अमेजिंग नंबर 1 हैवीवेट फाइटर इन द वर्ल्ड है इन बॉक्सिंग. जी बट जो फ्रांसिस नगानो ने किया, उनका पावर था, जिस हिसाब से मुझे लगता है टाइसन फ्यूरी ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनके सामने ट्रेनिंग नहीं की, उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं. और जी आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू टेक्निकल प्रोसेस, क्योंकि फ्रांसिस नगानो जी जिस स्ट्रेटजी उन्होंने यूज की, he fought in a southpaw position and he threw his punches in a certain way. जिस हिसाब से he fought southpaw and he fought orthodox, दोनों स्विच किया. एंड जिस हिसाब से माइक टाइसन ने उनको सिखाया था, उन्होंने सही किया. एंड आई थिंक कुछ तरीके से यू नो टाइसन फ्यूरी किधर चौक गए थे कि लाइक ओ शिट, उनके स्किल्स इतने भी बुरे नहीं है. उनको लगा होगा कि यार हाँ ये तो जस्ट लाइक ऑलवेज, कितने एमएमए फाइटर्स जाके जेक पॉल से हार चुके हैं, उनको लगा जी ऐसे ही कोई सिमिलर सिचुएशन होगा, वो उनको नॉकआउट करेंगे 3 राउंड में और फिर जाके अलेक्जेंडर उसिक से लड़ेंगे, यूएसवाई के उसिक दिसंबर में. पर एक बार वो नॉकडाउन हुआ और उनको उनके दिमाग में वो बैठ गया कि यार भाई इसके पास पावर है, वो रिस्पेक्ट आ गया. पर ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ क्लोज फाइट. बट देखो चैंपियन को हराना यानी मींस चैंपियन को पूरा हराना पड़ता है, यानी डिसाइसिवली हराना पड़ता है. जब पास में आता है एक डिसीजन, हमेशा चैंपियन की तरफ गिरेगा. जैसा इन क्रिकेट, आप द बैट्समैन विल ऑलवेज गेट द बेनिफिट ऑफ द डाउट. क्रिकेट जी हमेशा जी वो पे लाइन पे नहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन या हो जाएगा, ठीक है बैट्समैन को नॉट आउट दे दो, जी वैसा है. सो इट्स सिमिलर सिचुएशन विद अ चैंपियन कि if it's a close fight, the champion will retain his belt more often than not. और जो यूट्यूब बॉक्सिंग में जो एमएमए फाइटर्स लड़े, जैसे जेक पॉल से नेट डियाज की फाइट हुई, एंडरसन सिल्वा की फाइट हुई, बट ये लोग रिटायर्ड एमएमए फाइटर्स हैं. एंड हाँ जी. फ्रांसिस एंगानो इज स्टिल एक्टिव. आई मीन वो तो उनके Correct. इश्यूज हो गए यूएफसी के साथ, सो आई थिंक वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो उनके छोटे भाई हैं टाइसन के, टॉमी फ्यूरी, उनकी फाइट भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही केएसआई के साथ. लोगों का मानना था कि केएसआई ही वो फाइट जीते हैं, बट बिकॉज आप वो तो मैंने फाइट देखी नहीं, लेकिन जो काफी लोगों के ओपिनियंस थे जो उस फाइट के बाद हो रहे थे, पहले तो मैंने सुना वो फाइट बड़ी खराब थी, इट वाज अनवॉचेबल. उसी में डिलन डेनिस, जिनके ऊपर खबीब कूद गए थे कॉर्नर को हराने के बाद, उनकी फाइट थी लोगन पॉल से. और जेक पॉल की फाइट थी इनसे, क्या बोलते हैं, अरे केएसआई की फाइट थी टॉमी फ्यूरी से. लोगन पॉल, हाँ करेक्ट, केएसआई टॉमी फ्यूरी, फिर इवन जेक पॉल फॉट टॉमी फ्यूरी थोड़ी देर पहले, आई थिंक 1 साल पहले. और एंडरसन सिल्वा फिर बेन एस्करन के साथ लड़े, फिर टायरन वुडली के साथ लड़े, नेट डियाज के साथ लड़े. और देख भाई, आई विल टेल यू वन थिंग सिंपल, सबसे बड़ा विनर और सबसे बड़ा प्रमोटर तो जेक पॉल और उसका भाई है. और सच में वो हंसते हंसते बैंक चला गया है. किसी उसको क्या फर्क, वो किसी से लड़ेगा. ही इज क्लियरली नॉट टेकिंग इट सीरियसली. यानी मेरे हिसाब से देखो, उसके स्किल्स कम नहीं है, उसके स्किल्स जरूर है, उनको बॉक्सिंग आ रहा है, वो बॉक्सिंग सीख रहे हैं, पर उनको वो रिस्पेक्ट जब तक वो सच्चे बॉक्सिंग रिंग में कोई लेजिट कंपेटिटर से ना करे ना, तब तक वो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है. अभी 1 हफ्ता पहले जेक पॉल की फाइट हुई है किसी बॉक्सर से, लेकिन उसकी बिल्कुल भी मतलब हाइप थी नहीं. उसी टाइम पे यूएफसी भी हो रहा था 297, तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चला. जब पता नहीं, मुझे तो फाइटर का नाम भी मैं भूल गया. 296 नॉट 297. हाँ 296 जो, हाँ 296 जो थी, वो उसी के आसपास वो फाइट का प्रमोशन चल रहा था. सो वो तो मैं बिल्कुल भूल गया, क्योंकि इसीलिए ये एक ओपिनियन है कि बॉक्सिंग इज रियली गेटिंग नॉक्ड आउट बाय एमएमए. जो बॉक्सिंग फैंस भी हैं वो भी एमएमए की तरफ आ रहे हैं काफी तेजी से. जो यंगस्टर्स हैं वो एमएमए को ज्यादा पसंद कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, टू टेक इट एज अ करियर एंड कंपेयर टू बॉक्सिंग. आई मीन yes and no, because काफी लोग जो इंडिया में हैं, काफी एथलीट्स अभी भी बॉक्स करते हैं.
पर जी हमारे इंडियन बॉक्सर्स आर स्टिल लुकिंग टू टू फाइट इन कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स। उनको जी ये टूर्नामेंट्स पे उनके इंडिया का नाम बढ़ाना, शाम करना, एक्सेट्रा, वो चीजों में अभी भी उनका फोकस है। और वो जी डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट फोकस। पर इंडिया से अभी काफी ये प्रोफेशनल बॉक्सर्स नहीं निकले। इवन विजेंदर सिंह, जब उन्होंने जी सोचा प्रो जाने का, काफी लेट था अपने जी करियर जी में। और जी जी लॉट ऑफ फाइटर्स, लॉट ऑफ बॉक्सर्स जो आप देखो, आपके रियल कंट्रीज फॉर बॉक्सिंग आप देखोगे तो साउथ अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया, वहाँ के मेक्सिको के बॉक्सर्स आर तो वेरी फेमस। फिलीपींस में कितने अच्छे बॉक्सर्स हैं, वहां से तो आए थे जी मैनी पकियाओ। और जी जी आप जी और अमेरिका में भी काफी बॉक्सर्स है। पर बॉक्सिंग में ज्यादा घुसने, क्योंकि बॉक्सिंग में पैसा ज्यादा है। पर लोगों को लगता है कि बॉक्सर्स तुरंत बड़ा पैसा बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा यूएफसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एंट्री से ज्यादा पैसा मिलता है। मैं आपको एग्जैक्टली जी बोलूंगा नहीं आप अंशुल को कितना पैसा मिला, मैं आपको बोलूंगा नहीं आपको एग्जैक्टली कितना पैसा मिला। बट आई वुड से दैट नो बॉक्सर आफ्टर 4 प्रोफेशनल फाइट्स विल अर्न दैट काइंड ऑफ मनी। नो बॉक्सर, जी मैं वो के कहूंगा नहीं। और बॉक्सिंग अलग ही स्पोर्ट है, इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट। एमएमए बहुत ही अलग स्पोर्ट है। तो काफी जी लोग अभी भी बॉक्सिंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको वो प्योरिटी पसंद है। जी वो जी प्योर साइंस है। बॉक्सिंग इज अ साइंस, बॉक्सिंग हाँ इज अ सिंगल डिसिप्लिन फाइट। और मैं उनको वो भी दूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा बॉक्सिंग फैन भी हूँ। आई लव बॉक्सिंग, जी बहुत इनक्रेडिबल स्पोर्ट है। और जी पर एमएमए ने मेरा दिल ले लिया है, सो सैडली मैं एक बहुत ही बड़ा एमएमए फैन हूँ। पर मैं, आप देखोगे ना, आप बॉक्सिंग फैंस को देखोगे ना, अ लॉट ऑफ प्योर बॉक्सिंग फैंस डोंट एंजॉय जेक पॉल कप के प्रमोशंस। दे डोंट, because जी they will watch real fights. They will watch Floyd Mayweather fight. They will watch Pacquiao fight. ये तो अभी उनका हो गया है. They will watch Canelo Alvarez fight. They will watch Gervonta Davis fight. They will watch Andy Garcia fight. They will watch Tyson Fury fight. Deontay Wilder. They will see these real boxers. जी ये real अभी तो boxers को अपने देख. पॉडकास्ट में एंड्रू टेट को चैलेंज कर रहे हैं जेक पॉल, लोगन पॉल कह रहे हैं कि भाई एंड्रू टेट बहुत डेंजरस है भाई. वो एक कड़क किक बॉक्सर है. कड़क किक बॉक्सर है. या, उनको लगता है कि मतलब उन्होंने बोला अपने पॉडकास्ट पे कि ये थोड़ा दिखाते ज्यादा हैं, बट ही इज रिटायर्ड, ही इज 37-38 ईयर्स ऑफ एज। तो उनका पॉइंट बेसिकली ये था कि पैसा बहुत बनेगा अगर एंड्रू टेट की और लोगन पॉल की फाइट होती है। तो उनका मानना है कि वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यूज होंगे और बड़ा पैसा, कहना कि जीत हार तो बाद में, लेकिन हम लोगों को पैसा बहुत मिलेगा। That's what I'm saying ना. ये देखो, जी जेक पॉल फाइटर छोड़ो. आई थिंक ही इज द स्मार्टेस्ट प्रमोटर. सबसे स्मार्ट प्रमोटर जेक पॉल निकल रहा है क्योंकि अपने जी खुद को वो ऐसे सिचुएशंस में डाल रहा है. लोग बोलेंगे हाँ इसको फाइटिंग करना आता नहीं है. उसको वो प्रूव कर रहा है हर फाइट आगे जाके कि हाँ उसको फाइट करने आ रहा है, वो सीख रहा है. पर जी वो ऐसे फाइट्स ले रहा है जहां उसको ही फायदा है और किसी को फायदा नहीं. एंड ही इज स्मार्ट इनफ टू नो. देख भाई, मैं क्रिकेट खेलना मैं चालू कर रहा हूँ. मैं 5 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ. मैं जाके एलन डोनाल्ड को नहीं बुलाऊंगा ना बाहर. मैं बोलेगा भाई कोई छोटा अगले गली से किसी को भेज दो बॉलिंग करने के लिए, जो वो इंस्टाग्राम पे फेमस है. मैं क्यों लू चांस फाइटिंग विथ लेजिट कंटेंडर. और जी आप उस हिसाब से देखो ना, कोई लेजिटिमेट कंटेंडर भी लड़ेगा नहीं क्योंकि वो सोचेगा कि अरे भाई मुझे मेरा एक रोड है, मेरा एक पाथ है, मुझे चैंपियनशिप की तरफ जाना है, मुझे हैवीवेट बेल्ट की तरफ जाना है या लाइट वेट बेल्ट की तरफ जाना है. तो शायद से वो उनके साथ लड़ेंगे भी नहीं. सो इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन जो क्या चल रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ऑनेस्टली. पर देखो, काफी लोग जो बोलते हैं कि अरे आई कांट स्टैंड दिस फेक बॉक्सिंग एंड आई कांट स्टैंड दिस, ये वो. शांत रहो यार, सब चीज के लिए जगह है. सब चीज के लिए. और आपको उनके पसंद काफी है तो यंग देखो फैंस मत. हैं, मतलब मोस्टली टीनेजर्स उनकी फाइट्स देखते हैं, जो जेक पॉल को देखते हैं, लोगन और पॉल को देखते हैं. वो काफी फेमस थे डिज्नी की वजह से ना. वो डिज्नी के स्टार थे, फिर वो निकलोडियन चैनल पे थे, तो उनके काफी शोज भी थे. उनकी यूट्यूब इतनी पॉपुलर थी. और अब तो आई थिंक WWE में है लोगन पॉल. एग्जैक्टली. मुझे मालूम ही नहीं था कि लोगन पॉल वाज इन डब्ल्यूडब्ल्यूई. और फिर मैं उनका, अरे ये तो लोगन पॉल है.
and he's doing a very good job. He's doing very अब well. तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गया, वो रे मिस्टीरियो को हरवा के उसको चैंपियन बना दिया पर रे मिस्टेरियो यूनाइटेड अभी भी लड़ स्टेट्स। रहा है। हाँ रे मिस्टीरियो है, उसका बेटा भी लड़ता है, रे मिस्टीरियो भी लड़ता है। वेट, उसका बेटा भी है? आई थिंक हाँ, देख भाई, उसका मैं मुझे मेरा ईरा, आई टेल यू, जब मैं आई थिंक मैं ओके सो आई एम ऑलमोस्ट 40, तो जब मैं देखता था, मैंने देखना बंद किया आई थिंक अराउंड 2009 के आसपास जी मैंने जी देखना खत्म। मैं बहुत बिजी हो गया था, आई वाज वेरी बिजी विद वर्क के। और फिर और आई थिंक 2005 के साथ 2005 के बाद और 2004 के बाद में मैंने एमएमए और किक बॉक्सिंग देखना चालू किया था काफी। जी। तो आई थिंक उसका वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रेज थोड़ा नीचे चला गया, क्रेज पर डाउन हो गया, मैं अभी भी बोलता लहू हूँ मुंह लग गया। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं 1999 से लेके 1997 से लेके 2005 तक जो इरा था WWF और WWE का, वो कभी नहीं होगा वापस। वो क्या एटीट्यूड इरा जो था, एटीट्यूड वो era। एक नेक्स्ट लेवल था। नेक्स्ट लेवल। बचपन में देखते देखते वो अंडरटेकर को देखना, केन को देखना, यू नो केन का रूमर चल रहा है कि केन वापस आने वाला है एक फाइट के लिए। सीएम पंक ऐसे ही आप फाइट करा सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, टोनी फर्गसन वर्सेस खबीब नुरमागोमेडोव तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2025 की रेसलमेनिया में भाई दोनों सच लोग में आ झगड़ा हो रहे हैं। जाएगा। सच में झगड़ा हो जाएगा। ये टोनी आराम से नहीं करेगा और ना ही खबीब नहीं करेगा। द जैसे ओनली ब्रॉक पर्सन लेसनर हु कैन गो only person who can fight in WWE according to me is somebody like for example Colby Covington, जिसके पास माइक जी स्किल्स बहुत अच्छे हैं ना, वो जी करेंगे। जी कॉनर मैग्रेगर को तो पहले भेज दो, वो खुद आई एम श्योर विंस मैकमैन उनसे बात कर दिया है उन्होंने। आई एम श्योर विंस मैकमैन हैज स्पोकन टू हिम, गारंटीड कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्लान अपनी में होगा। फोटो भी तो ट्वीट की थी जिस दिन ऑफिशियल आया था, कोलैब का पूरा सब ऑफिशियल हो गया था कि मर्ज हो गया है WWE एंड UFC। तो उन्होंने अपनी फोटो भी तो डाली थी, एक UFC की बेल्ट थी और एक उसकी बेल्ट थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। तो सब लिख रहे थे रोमन कमिंग फॉर यू रोमन रेंस। अरे मजा आ जाएगा यार, इफ दैट फाइट हैपेंस मजा आएगा। मुझे तो आई एम इन लव विद TLC मैचेस, टेबल लैडर्स चेयर्स, बिंदास। मैं बोलता हूँ वो एज ने बहुत फेमस किए थे। एज क्रिश्चियन और रोमन रेंज एक टीम में, और जी। डडली बॉयज और कॉनर मैग्रेगर एक टीम में। चलो लेट्स डू ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच। एज तो उसमें चला गया AEW में, एज भी लड़ रहा है बाय द वे वैसे। ओ बाप, एज लेफ्ट ना, अभी निकल गया ना। हाँ AEW में चला गया है वो। एडम कोपलैंड जो उसका नाम है, उसी नाम से लड़ रहा है, एडम कोपलैंड के नाम से एज में, उसमें AEW में। बट वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता, जैसे PFL UFC के सामने इस समय स्टैंड नहीं करता। करेक्ट। आई डोंट थिंक सो कि But PFL is अच्छा, a very good आपको organization. दे हैव इनक्रेडिबल टैलेंट, और बेलेटर तो अब उन्हीं का हो गया है। दे वेरी गुड टैलेंट, और जहाँ से अभी वो फाइटर्स ले रहे हैं, वो जो उनका रोस्टर है वो बढ़ रहा है स्लोली। देखो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि UFC जब आया था वो अकेले थे, उनके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कॉल्ड स्ट्राइक फोर्स, और UFC को काफी टैलेंट वो उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन इन जापान से मिली, प्राइड, व्हेन दे बॉट ओवर प्राइड फाइट PFC, प्राइड फाइटिंग चैंपियनशिप फ्रॉम जापान, उन्होंने टेक ओवर किया था। उनके रोस्टर में काफी फाइटर्स आ गए थे वहां से। अभी ये इरा खत्म हो गया है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अराउंड 2008 और 9 आई थिंक। जी नो हैंग ऑन, दिस आई थिंक अराउंड 2010 के आसपास। सो वो इरा खत्म हो गया है, और आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PFL आर स्टिल वेरी गुड, ग्रोइंग। टाइम लग रहा है वो उनको ग्रो होने के लिए। सो दे विल कम, अनलेस दे बिकम सक्सेसफुल और UFC आके उनको ऑफर बना देंगे बस। अच्छा, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जल्दी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं, फिर आपको निकलना भी है। मैं अभी सडनली टाइम देखने लग गया हूँ। 7 बज गए, मुझे आधे पौने घंटे में निकलना है। जो MFN 13 अभी हुआ था, हाँ जी, मुझे मैं था वहां पर जाना था, बट उस टाइम मेरे डेंगू हो गया था, तो मैं वर्ल्ड कप में मेरा मिस हुआ, MFN भी मिस हुआ। एंड आप मेरे उनसे बात होती है राहुल सर से, राहुल छाबड़ा सर जो MFN के हैं,
तो उन्होंने बोला कि इनक्रेडिबल एटमॉस्फेयर था, मतलब वो तो देखने में ही लग रहा था डिज्नी हॉटस्टार पे। तो इंडियन एमएमए और एमएफएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? फ्यूचर इज वेरी गुड। मैं लाइक आई सेड कि मैं जब इंडिया में एमएमए चालू हुआ था, तब से शुरुआत से मैं हूँ। मैं इंडिया का, आई जी। वुड से आई एम इंडियाज फर्स्ट एमएमए कमेंटेटर। और आई थिंक इंडिया में एमएमए चला थोड़ी देर के लिए। टैलेंट की जी। कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस जी। को ग्रो होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट थैंक गॉड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमएफएन, जो जी। अपना खुद का पैसा डाल के ये ये जी। ये स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अपना खुद का पैसा डाल के फाइटर्स को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। और आई रिमेंबर टॉकिंग टू आयशा मैडम, आयशा श्रॉफ मैम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने कहा कि हमारा काम है टैलेंट को प्रमोट करना, और ताकि अंशुल जुबली जैसे लड़के आगे बढ़ पाए, एंड इट्स सो गुड टू सी somebody डूइंग इट इन इंडिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने हम करेंगे, आई एम श्योर। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, क्या काफ़ी एमेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस भी है। रिसेंटली आई वाज एट अ शो इन मुलुंड। एक जी। एक नया लीग चालू हुआ है एमेच्योर फाइटर्स के लिए। इट्स वेरी गुड ग्रोइंग सिचुएशन, बट MFN was amazing. It was really good fun. I had a great time. और जी। मुझे बहुत मजा आया। अब्दुल बदाख्शी and Aisha madam had invited me to come and commentate for the event. So जी। I was there. उनके फाइट के कौन से लिए F14 में, MFN 13 में? ये लास्ट जो अभी हुआ ना 2 महीने पहले, एक हाँ दो हाँ, महीने MFN पहले, 13। मैं उसके हाँ लिए था 13। वहाँ। So I अरे was there for आपसे that. भी मैं देख रहा था, मतलब उस टाइम तो लखनऊ से और वहाँ ट्रैवल काफी हैसल हो रहा था मेरे आप लिए। मेरी आवाज पहचान अकेला नहीं पाए क्या टीवी पे? अकेला अकेला भी था मैं, बट उसको फिर इतना फोमो हुआ मुझे देख के, इतना मूड मेरा कोई नहीं खराब यार, हुआ। नेक्स्ट टाइम आ जाओ, नेक्स्ट टाइम वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम अंशुल नहीं। जुबली भी वहां पे था, पूजा हाँ, मैं तोमर वाज आल्सो देयर। I'll send you नहीं, पूजा तोमर और सबसे तो मैं फिर जब मैं बाली में था, मैं शो के लिए गया था बाली में, कॉल्ड IFL आइलैंड फाइटर्स लीग, तो एक वहाँ किया था, और अंशुल के कैंप से, सोमा फाइट क्लब से, सब से मिला, तोमार से मिला, पुण्यजीत लुखारू से मिला, अंशुल से मिला, सबको मिलके आया मैं वो टाइम। बहुत मजा आया था। एंड अंशुल भी अभी तक साथ में बैठे थे हम लोग, पुण्यजीत, मैं, अंशुल, एंड मैं वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड एंड इंडियाज ओनली इन केज एंड रिंग कमेंटेट अनाउंसर जैरेड काइल थे मेरे साथ। तो हम लोग बैठ के क्या टाइम पास, बहुत मजा आया यार, बहुत बहुत वेरी स्वीट गाइस, बहुत बहुत मजा आया, बहुत अब्दुल मजा अजीम आया। ने तो कितने 17 सेकंड में नॉकआउट कर दिया अपने ओपोनेंट को। और संजीव बुधवार और श्यामानंद वाली फाइट भी, जो मेन ओह, इवेंट था उसका, कड़क वो फाइट कड़क बहुत अच्छी थी। कड़क कड़क फाइट, बहुत ही। संजीव तो बस कुछ और चीज है यार। मैं उनको मैं ये फाइटर्स को सालों से देखे आ रहा हूँ मैं। 2016 जी। में आई रिमेंबर अब्दुल बदाख्शी आए थे, और उनका फाइट हुआ था एक फॉर्मर अल्टीमेट फाइटर कंटेंडर के साथ, साशा शर्मा करके, एक जर्मन ग्रैपलर है, जर्मन पंजाबी ग्रैपलर है ये। और उनके साथ लड़ाई हुई और सबको लगा। मैं और आई थिंक अनदर कमेंटेटर विद मी, हम एसएफएल के टाइम में, ये था एसएफएल के टाइम में, और मैं कमेंट्री कर रहा था। याद है मुझे पर्सनली कि इनके पीछे काफी हाइप भी था। अब्दुल बदाख्शी काफी जीतते आए थे, एंड ये सब उनका सबसे टफेस्ट फाइट था। और थर्ड राउंड में आके उन्होंने वो टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे, उनको पता चला था कि वो टेक डाउन करने वाले हैं, और 5 सेकंड के अंदर उन्होंने उनको एक फ्लाइंग नी देकर नॉकआउट कर दिया। इतना जोर से मारा कि वो आदमी 2 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है किसी को बेहोश कराने के लिए। 2 मिनट के लिए वो बेहोश थे, इतने जोर से मारा था उसको। क्या ये अब्दुल कुछ और फाइटर है भाई, कोई और, ये वो नेक्स्ट लेवल फाइटर है, काफी अच्छे दोस्त भी है। वो भी बॉम्बे और शिफ्ट हो MFN गए हैं। 14 का अनाउंसमेंट भी वहीं पे कर दिया अब्दुल अजीम बदाख्शी ने। अभी डेट भूल गया हूँ, कब है? अभी तो डेट शायद ऑफिशियल आई नहीं है। उनके एक फाइटर हैं, वो इंस्टाग्राम पे, मैं उनको फॉलो करता हूँ, क्या नाम है, ओवैस याकूब, हाँ MFN के, फ्रॉम कश्मीर।
वो शायद हाँ। इस्लाम के और खबीब के स्कूल में भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह करके आए हुए हैं। हम्म। तो तो उन्होंने क्या उन्होंने कहा उनसे कि उन्होंने Q&A किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो उनसे किसी ने पूछा था कि MFN 14 कब है, तो उन्होंने बोला था समवेयर अराउंड अप्रैल। बट वो भी श्योर नहीं है अभी कि अच्छा, मार्च में ओके। होगा कि अप्रैल में होगा। काफी आई मीन 6-6 महीने का गैप होता है। आई मीन तो आपको लगता है कि ग्रोथ ऐसे होगी या सीधे ऐसे ऊपर जाएगा एक टाइम के बाद, कि बहुत स्लो ग्रोथ होगी इंडियन देखो, MMA की? जब जब 2012 में शुरुआत हुई थी, ग्रोथ ऐसे हुआ था इमीडिएटली, जी। क्योंकि सब लोग को लगा ये चढ़ेगा। फिर जी। 2013 के बाद वो वापस ऐसे और फिर ऐसे होने लग गया। फिर हम्म। 2016 में वापस बढ़ गया और फिर वापस ये हो गया। फिर इमीडिएटली एमएफएन का फर्क है कि वो ऐसा गया और फिर वो ऐसे जा रहा है। जी। स्टेडी लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जी। डोंट केयर अबाउट शार्प ग्रोथ और हम्म। हाइप चले जाता है। जी। स्टेडी होना स्पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी आप यूएफसी का सक्सेस इंडिया में हुआ क्योंकि सोनी की वजह से जो हर कार्ड जी। दिखा रहे हैं पिछले 10 साल के लिए, जो हर जी। जी। कार्ड हर सुबह दिखा रहे हैं, उस जी। वजह से लोग देख रहे हैं। और जी। पिछले 5 साल से जब से हम आए हैं यूएफसी के लिए, हमारा शो, हमारी कमेंट्री, हमारा टीम है वहाँ सोनी में जिनकी कमेंट्री होती है, और उस कारण से वो बढ़ भी गया है बिकॉज वो जी। स्टेडी रहा है। तो एमएफएन इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेडी है अभी। एंड आई होप कि एक दिन जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और मेन स्ट्रीम अपील एकदम आ जाएगा ना, तब वो यहाँ से जी। यहाँ जाएगा। मतलब जैसे इंडिया इज ए WWE लविंग कंट्री। बेसिकली जस्ट लाइक आप चंद्रयान, एक दिन वो सीधा जाने वाला है स्ट्रेट टू अदर प्लैनेट्स आउटसाइड, एंड वी विल बी अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पोर्ट सून। तो एंड में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा रिगार्डिंग योर शोज ऑन सोनी। हाँ सोनी का जी। आपको पता होगा कि हम लोग तो WWE वाली जनरेशन है, और वो तो 10, हाँ। जो पहले 10 स्पोर्ट्स था, नाउ इट्स सोनी स्पोर्ट्स। तो वो तो बचपन से सोनी पे देख रहे हैं। मतलब क्रिकेट तो चेंज होता रहता है, पहले दूरदर्शन था, फिर नियो आया, फिर स्टार, अब जियो सिनेमा के पास चले गए हैं राइट्स। बट हाँ। सोनी पर एक चीज थी जो देख रहे हैं जब से, मतलब टीवी देख रहे हैं तब से, सोनी और 10 और यही सब देख रहे हैं WWE उस पे। आई थिंक दी शोज दैट सोनी डज, नॉट ओनली जो आपका शो है, जो कभी जब क्रिकेट मैचेस होते हैं सोनी पे, जैसे हाँ पहले जी। ऑस्ट्रेलिया के राइट्स सोनी के पास थे, और जो बाकी के शोज होते हैं, जो सिंपल माहौल होता है, मतलब नॉट फैंसी म्यूजिक एंड फैंसी स्टूडियोज एंड एवरीबडी इज डूइंग जिंगोइज्म, आप खड़े होके स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हो। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब अभी भी थैंक मुझे यू। लगता है कि काफी सारे लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं। मतलब मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, मैंने एक न्यूज चैनल में भी 2.5 साल 2 साल काम किया हुआ है। हम्म। और तो मैं, मतलब लोग इस चीज को नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 27 ईयर्स ऑफ एज। और जो शोज हमारे बनते हैं, वो जो 90s से हम बना रहे हैं, धूम तना नाना झुझु झुझु उस टाइप के शोज ही अभी भी लोग करते चले आ रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, एंड इट, अब आपके पास एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो आई डोंट वांट टू डू देखिए देखिए। तो ठीक है, ये फीडबैक मैं दे दूंगा मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कि हम नहीं जो तो हम कर रहे मुझे हैं सही कर रहे हैं। सोनी पे मेरे यही चीज है। और ये सिर्फ मेरा मतलब फीडबैक नहीं है, अगर आप किसी से भी पूछोगे तो जब IPL के राइट्स आ रहे थे, अगर आपने फॉलो किया हो उस टाइम पे, तो सीक्रेटिवली सभी लोग, सोनी पे ही पहले IPL भी था, एक्स्ट्रा इनिंग्स करके आता था। करेक्ट करेक्ट, आई तो रिमेम्बर। उसमें भी 2 सोफा लगा है, सामने सिद्धू बैठे हैं, इधर गौरव कपूर हैं। सो वो काफी, मतलब एक चिल माहौल रहता था। उसी मंदिरा तरीके से भी थी लोग ना अभी वो भी, टाइम पे, मंदिरा हाँ, बेदी भी मंदिरा थी ना। बेदी एंड आई बहुत रिमेम्बर। सारे लोग थे। और वो, अरे समीर कोचर थे, जन्नत वाले। हाँ, करेक्ट करेक्ट, आई रिमेम्बर। हाँ बहुत यार, सारे लोग थे बहुत तो। मजा आता है उनका, और उनका वर्किंग प्रोफेशनलिज्म, उनका स्टाइल बहुत सही, बहुत बहुत मजा है, बहुत, इट्स टू मच फन। आई हैव ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, और मैं बहुत खुश हूँ कि वी गेट टू वी गेट टू ओपन द यूएफसी शोज इन इंडिया। मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में।
बहुत खुश। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव यू इनवाइटेड मी टू योर पॉडकास्ट। और आपका चैनल भी नंबर 1 है। मैं आपके 2-3 शोज देख रहा था, वेरी इंफॉर्मेटिव। क्रिकेट हैवी है थोड़ा आपका शो, पर गुड आपने सोचा कि ये करने के लिए। नहीं, मैंने कहा कि मैंने फोटो डाली थी सीएम पंक की, जब वो रिटर्न अभी उनका हुआ, तो उस पर मुझे काफी फीडबैक मिला, काफी कि रोमन रेंस इज द बेस्ट, रोमन रेंस इज द बेस्ट। तो तो हमने कहा कि ये लग रहा है 2010 के बाद वाले 16 साल वाले बच्चे। तो हाँ, मैंने कहा ठीक है। नहीं, सॉरी, द रॉक इज द बेस्ट। तो हमने कहा कि ठीक है, यूएफसी के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज जितना आप गेम के बारे में बात करोगे, अवेयरनेस फैलाओगे, उतना ही अच्छा है, और उतना ही हम लोग को भी क्रिकेट से कुछ अलग करने को, देखने को मौका मिलेगा। वरना मैं सोते में भी क्रिकेट की वीडियोस बनाता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा। यार मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्रिकेट से। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई फॉर कमिंग ऑन थैंक द यू शो। सो मच, बहुत थैंक यू सारे लोग सोफी, तो रिप्लाई नहीं करते मेल का, आपने टेक्स्ट थैंक यू, रिप्लाई कर थैंक दिया, यू, so थैंक really यू सो appreciate मच, it. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो चलो। मच। आई होप सभी व्यूअर्स ने एंजॉय किया होगा। और एंड में विल जस्ट फिनिश ऑफ विद वन थिंग, जैसे कि अर्जुन भाई ने बोला, जॉन जोन्स इज द यूएफसी गोट एंड ब्रॉक लेसनर इज द डब्ल्यूडब्ल्यूई गोट एंड रोमन सक्स। वो मैंने नहीं कहा। नहीं, रोमन रेंस भी अच्छा है, रोमन रेंस भी अच्छा है। सब अच्छे चलो, भाई, सब बाय अच्छे। एवरीवन।